मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र अपने तमाम सामीन और नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज पीर की शाम 4 दिसंबर और 20 जमादुल अव्वल है। दुआ है कि आप जहाँ भी प्रोग्राम देख रहे हों खैर आफियत से हों। और हस्बे मामूल पीर के पीर हमारा सेगमेंट होता है आज शाम तक, और इसमें मेरे साथी मेज़बान उनको शामिल करते हैं आगा सैयद अली मूसी, और इंशाल्लाह 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम मूसी साहब। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में, अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में मोहतरमाना सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, कुछ दिनों की जंग बंदी के बाद जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अब जो जंग है या जो शहादतों का और अमवात का सिलसिला है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। अस्पताल तक बताया जा रहा है वो महफूज नहीं है और मुख्तलिफ ठिकानों पे हमले किए जा रहे हैं। इवन BBC में ये एक रिपोर्ट थी कि रिहाई पाने वाले जो कैदी इसराइली हुकाम से वो जो वापस आए उन्होंने तशद्दुद के इल्ज़ामात भी लगाए हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये जो खबरें हैं, 800 के करीब फ़लस्तीनी महज 2 दिन में शहीद हुए हैं और 16,000 कुल तादाद हो चुकी 6 अक्टूबर से लेके अब तक, और जिसमें 6,000 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। बहुत सी फुटेजेस आप देख रहे हैं, दुनिया भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी है और आवाज़ बुलंद की जा रही है। काश ही अच्छा होता कि ये जो जंग बंदी जिसका चंद दिनों के लिए इसका इजहार किया गया था या तमाम किया गया था, इसको बढ़ाया जाता, लेकिन आलमी जो कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो इस मामले में जो अमन के लिए जो उनको किरदार अदा करना चाहिए था वो किरदार अदा नहीं कर रहे। और तो और जो 57 के करीब इस्लामी ममालिक हैं उनका किरदार जो है वो भी हमारे सामने है। महज बयानात की हद तक तो ये सिलसिला है, लेकिन किस तरह से सफारती तौर पे कुछ दबाव डाला जाए इस मामले में बिल्कुल ना होने के बराबर चीजें नजर आ रही हैं। अगर कोई आपके पास इतलात है मुसी भाई, उसके बाद फिर पाकिस्तानी मामलात पे बाकायदा आगाज करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने कहा कि दोबारा जो है वो हमले शुरू हो गए हैं और दोनों तरफ से ही जो है वो घमसान का रंग पड़ा हुआ है। बाज़ जगहों पे बहुत ही शिद्दत के साथ बमबारी, रॉकेटबारी, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, एयर स्ट्राइक चल रही हैं। जो जिस तरह से आपने कहा कि टोटल तादाद जो है तकरीबन 16,000 तक पहुँच गई है। 15,523 अब ये बढ़ गई होगी और तादाद 16,000 तक एक राउंड फिगर कहा जा रहा है, जिसमें गज़ा की वज़ारत सेहत और इसराइली फौज के हमलों के आगाज से लेके अब तक जो है वो कुल तादाद जैसे 1600 है, इसमें से सिर्फ 6,000 तो बच्चे हैं, जिसमें 6,000 जो है 6,600 बच्चे और 4,300 खवातीन इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि घरों के ऊपर बमबारी हुई है और रिहायशी इमारतें जो है वो ज़मींदोज़ हुई हैं। और इसके अलावा ज़ख्मियों की तादाद 4,000 तकरीबन 4,500 और इसके बाद लापता अफराद 7,500 जो है वो लापता भी हैं, जिनके बारे में अभी ताहाल कोई इत्तला नहीं है कि वो कहाँ गए। आया मलबे के नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि अभी इमदादी काम तो हो ही नहीं है। बमबारी हनूज़ जारी है, तो उसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए कि वो बिल्डिंगों का, इतनी आपको मालूम है आरसीसी का सारा वहाँ काम होता है और वो पूरी बीम्स गिरी हुई हैं, छतें गिरी हुई हैं, उसमें तो महीनों लग जाएँगे वो हटाने में। तब कहीं जाके मालूम होगा कि जो मिसिंग है, उसमें से कितने लोगों के जनाज़े बरामद होते हैं और कितने लोग जो है वो मालूम नहीं वो कहाँ हैं और क्या नौइयत है। तो ये जो 7,500 का फिगर है, ये अलग है, जिसके बारे में अभी ये इत्तला नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। तो अगर उसको भी आप शामिल कर लें तो जो है वो तादाद कहाँ पहुँच जाती है, ये आपको अंदाज़ा है। इसके अलावा मुख्तलिफ फ्रंट्स पे भी जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। जैसे इराक की इस्लामी मज़ाहिमत ने शाम के गांव अल खदीरा में अमरीकी फौज के गड्ढे को उन्होंने हदफ बनाया, उस पर हमला किया, जिसमें जो है वहाँ आग लग गई और ऐद उल असद पे भी हमला हुआ दोबारा। और एक और गिरोह जो इराकी गिरोह है, उसने ऐलान किया कि उसके जो 5 लोग हैं वो फरीज़ा अदा करते हुए अमरीकियों से लड़ते हुए जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। इसके अलावा खान यूनुस के ऊपर आज जो है वो इसराइल की जानिब से हमला था और उन्होंने ऐलान भी किए थे कि वहाँ से जो लोग हैं वो निकल जाएं और जितने जा सकते हैं जाएं और इस इलाके को बिल्कुल छोड़ दें। ये जंगी जो है वो इलाका है और इससे कहा जा रहा है कि जब वो अपने घरों को छोड़कर जाने लगे तो उनके ऊपर जो है वो बार-बार ड्रोन से जो है वो हमले होते रहे। तो एक तरफ कहा जाता है कि जाएँ और जब वो जाते हैं चौड़ी शाहराह से, तो उसके ऊपर ड्रोन जो है वो उनकी बमबारी भी करता है।
بچوں کی مسلسل جو ہے وہ تصویریں نیٹ کے اوپر آ رہی ہیں، جو معصوم بچے جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، ان کے چیتڑے اڑ رہے ہیں، تو وہ مسلسل جو ہے وہ بڑی دل دہلا دینے والی جو ہے وہ پکچرز جو ہے وہ نکل کر آ رہی ہیں۔ ترک ڈرائیوروں نے اسرائیلی فوج کے جو وحشیانہ حملے ہیں اس کے اوپر مذمت کرتے ہوئے احتجاج کیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بھی اسکاٹ لینڈ میں بھی جو ہے وہ کافی احتجاج ہوا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ اور لبنان سے جو ہے وہ اسرائیل کی طرف بیک وقت جو ہے وہ حملے ہوئے، اور جس میں بڑے جو ہے وہ راکٹس کا استعمال کیا گیا۔ تو دونوں سائڈ سے ہے، مگر ہم اس پر دیکھتے ہیں جو OIC ہے اور مختلف اور ممالک ہیں جن کو اپنا کردار، بااثر ممالک کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے موٹے ممالک کی تو کوئی سنتا ہی نہیں، جو بااثر ممالک ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اس وقت جنگ کو روکنے کے اوپر کوئی سنجیدہ اقدامات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ایک انسانی خود بہرحال اس میں بعض لوگ غزہ کا فیور کر رہے ہوں، بعض اسرائیل کا کر رہے ہوں، اس سے قطع نظر، کیونکہ جب راکٹ چلتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے کہ اس میں فوجی کون ہے اور غیر فوجی کون ہے، لڑنے والا کون ہے اور گھریلو انسان کون ہے، تو اس میں جو ہے اور مویشی کون ہے، اس میں جانور کون ہے، تو اس کے اندر وہ تمام زیرو جو ہے اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک میشر بپا ہے، اور انسانی جانیں جو ہے وہ تلف ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک اویئرنیس کا دور ہے، اس کو ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ایک ترقی کا دور کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے سامنے اگر بچے مارے جائیں اور رہائشی عمارتوں پر بمباری ہو اور زمین بوس ہو، اور اس کے اوپر جو کر سکتے ہیں جن ممالک کی اقوام متحدہ میں چلتی ہے، وہ وہاں پر جو ہے اس کے اوپر کوئی عملی اقدام نہ، قراردادیں تو بہت پاس ہوتی رہتی ہیں، کتنی ہزار بار کشمیر کے لیے قرارداد پاس ہوئی ہوگی، ہزاروں بار جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ قراردادیں پاس ہوتی رہتی ہیں، مگر اصل جو ہے وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ عملی اقدامات کیا ہیں۔ تو عملی اقدامات ہم نہیں اس وقت دیکھ پا رہے کہ کچھ سنجیدہ بات ہو۔ غزہ میں جو 4 دن کا یہ ابھی جنگ رکی تھی، اس پر امید تھی کہ ابھی آگے جو ہے وہ مزید اس میں دورانیہ جو ہے وہ اس کا طول پکڑے گا، مگر یہ دوبارہ سے شروع ہوئی ہے، مگر ابھی یہ اس پر جو عالمی مبصرین ہیں وہ اس کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے نئے فرنٹ کھل رہے ہیں، جس طرح سے لبنان مسلسل انگیج ہوتا چلا جا رہا ہے، لبنان سے جو ہے وہ معاملات اور خراب ہوتے جا رہے ہیں جنوب کی طرف، اس کے علاوہ شام گولان کی طرف معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دوسرا محاذ ہے، تیسرا عراق کا محاذ ہے، چوتھا تو چل ہی رہا ہے۔ تو اگر یہ جنگ مزید پھیلتی ہے، پھر یمن سے جو ہے وہ جو عالمی پوری ایک ٹریفک ہے، اس کی جو شپنگ لائنز ہیں، وہ وہاں سے ان کا بحر احمر سے باب المندب سے جو ہے وہ گزرنا دوبر ہو گیا، تو وہاں پر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو اس کو اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ دھیرے دھیرے یہ پھیل رہی ہے، یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ جی غزہ تک حملہ ہو رہا ہے، تو نہیں، غزہ تک حملہ نہیں ہے، یہ اس کی چنگاریاں شام میں بھی ہیں، اس کی چنگاریاں، اس کے شعلے شام میں بھی ہیں، اس کے شعلے عراق میں بھی ہیں، اس کے شعلے باب المندب میں بھی ہیں، وہاں پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تو اگر اس کو آگے آگے سنجیدگی سے نہیں روکا گیا تو کووڈ کے بعد جس طرح کا مہنگائی کا طوفان پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پھر یوکرین کے معاملے میں جو انرجی کے حوالے سے لے کر معاملات ہیں، تو اگر اس کو نہیں روکا گیا تو مسائل کافی جو ہے وہ بگڑ سکتے ہیں اور کافی ہاتھوں سے آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ مہنگائی آلریڈی ہے، اور پوری جو ہے وہ شپنگ لائنز وہاں سے گزر نہیں پا رہی ہیں، اور وہ دوسرا روٹ اختیار کر رہی ہیں، اس کا تمام چیزوں کا جو اثر ہے ان دی اینڈ وہ عوام پہ آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، ٹیکسز بڑھتے ہیں، ہر چیز کے اخراجات بڑھتے ہیں، تو وہ پوری دنیا کے لیے ہی ہے نا، تو وہ کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس طرح یوکرین کے اثرات اس وقت پوری دنیا کے اندر ہے، عراق جنگ ہوئی، افغانستان جنگ ہوئی، کووڈ آیا، اس کے اثرات پوری دنیا میں، چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے گلوبل ولیج ہے، ایک معاشی جو ہے وہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ بات ہے کہ ون بیلٹ ون روٹ کی کبھی بات ہوتی ہے، کبھی کسی طرح سے ہوتی ہے۔ تو اس وقت اگر آپ اپنے گھروں میں نظر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کسی بھی ملک میں کسی بھی ایک جگہ کا سامان نظر نہیں آتا، کوئی چیز کہیں کی ہے، کوئی چیز کہیں کی ہے، کوئی چیز کہیں کی۔ تو اگر جو ہے وہ ایک چین ٹوٹ جاتی ہے، اگر معاشی چین ٹوٹ جاتی ہے تو اس سے جو طوفان آئے گا وہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، ہر ملک میں جو ہے وہ بہت ہی مشکل اور کٹھن مراحل کو جو ہے وہ ایجاد کرے گا۔
تو اس وجہ سے سامنے آنا چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں کتوں کا میلہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر جی مجرے ہو رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر یہ ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی سنجیدہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر بات نہیں ہے، آگے آئیں، آگے آ کے بات کریں، روکیں، معصوم انسان کوئی بھی مر رہا ہو اس کے لیے اس کو روکا جائے، مگر نہ کوئی معیشت کی پرواہ ہے، نہ کسی چیز کی، مطلب حیرت کی بات ہے کہ ایک ایسے وقت میں کتوں کا میلہ ہو رہا ہے وہاں، مطلب کتنی عجیب سی بات ہے نا یہ۔ تو ان تمام بالکل چیزوں صحیح، کو لے کر اب خبریں اتنی ہیں، اگر میں آپ کو سناتا چلا جاؤں تو وہ اور پھر اپڈیٹ ہوتی جاتی ہے لائف، تو میں سمجھتا صحیح ہوں کہ بات، اتنا کافی ہے، کیونکہ اسی نوعیت کی ساری خبریں ہیں کہ 5 راکٹ وہاں سے مار دیے گئے، 15 وہاں سے مار دیے گئے، اتنے لوگ ادھر مر گئے ادھر، تو یہ بہت ہی المیہ اور بڑی افسوسناک سنگین ہے۔ صورتحال، تو بالکل جی صحیح، افسوسناک بالکل ہے، صحیح، اس پر امید یہی کرتے ہو پھر اس میں پاکستان کا بھی کردار کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں سے بھی ایک شپ ہوں، کے موو ہونے کی مطلب کی طرف خبر تھی کہ اب ہماری خارجہ اچھا، پالیسی کا تو خیر فاتحہ ہی، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ آ، تو اس کا کوئی اجازت کی ٹھکانہ نہیں ہے کہ اس طلبگار پہ کیا ہوتی ہے کہیں نہ اسٹینڈ کہیں ہوتا سے، ہے۔ جی ہاں، اس بالکل کا صحیح، کیا آگے پالیسی ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے آنے والے ایام کے اندر۔ تو فاروق صحیح، بھائی باقی جو خبریں ہیں وہ اب ہم سنیں گے آپ سے۔ ٹھیک، بالکل صحیح، واقعی بہت ہی دل ہلا دینے والی صورتحال، اور یہاں بہرحال جو انسانیت کے اوپر یقین رکھنے والی عوام ہیں، حکومتوں کا جھکاؤ کدھر ہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں، سست ہیں یا چست ہیں، ان سے بالا ہو کے عوام بہرحال یہاں دنیا بھر کی عوام جو ہے وہ مظاہرے کر رہی ہے، اور ایون ایک میں سن رہا تھا، ایک خاتون کونسلر تھی پہلے لیبر پارٹی سے، انہوں نے لیبر پارٹی کی جو پالیسی ہے اس وقت، جو ان کے کیا کہہ لیں کہ مین رہنما ہیں ان سے ان کی جو پالیسی سے نا اتفاق کرتے ہوئے اپنی لیبر پارٹی سے انہوں نے استعفیٰ دیا، اور ضمنی جو کونسلر کے الیکشن ہیں وہ انہوں نے اسی فلسطین میں جو ظلم اور جو ایک بدامنی ہے اس کے حوالے سے وہ دوبارہ کونسلر منتخب ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس جنگ کے حوالے سے تھی۔ ابھی کچھ اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کے معاملات میں جائیں تو پھر وہ تقریباً سارا ہی ٹائم اسی پہ صرف ہوتا ہے، ہم رہیں گے فی الحال جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں انڈیا میں جو کچھ ریاستی انتخابات ہوئے اس کی کچھ خبریں، اور اس پر اپنی رائے، اور پھر موسوی صاحب کی رائے کے بعد پاکستان کے معاملات، کیونکہ بڑا ایک اہم آج سماعت ہوئی ہے سائفر کیس کی، اور اس میں عمران خان نے بھی گفتگو کی ہے کچھ صحافیوں سے۔ تو اس سے پہلے لیکن جو ریاستی انتخابات ہوئے اس میں سے 5 میں سے 3 جو ریاستیں ہیں، مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ، اس میں بی جے پی جو مودی صاحب کی جماعت ہے اس نے کامیابی حاصل کی ہے، اور اب یہ ایک اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یا پشین گوئی کی جا رہی ہے کہ جو اگلے سال جو جنرل الیکشن ہوں گے 2024 میں، ہو سکتا ہے مودی صاحب یا ان کی جماعت تیسری لگاتار بار بھی وہ مرکز میں دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں، بلکہ 12 حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس میں جو ان کی شدت پسندانہ جو ایک رویہ ہے، جو ان کا ایک ہارٹ، جو کچھ ایسے معاملات کے اوپر سٹانس ہے، وہ ہمارے سامنے، ایک تو پاکستان دشمنی تو ہے ہی ہے، کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتے پاکستان۔ ابھی فی الحال جو جیسے ورلڈ کپ وہاں پر ہوا، بین الاقوامی ایک ایونٹ تھا، کھیل کا ایونٹ تھا، لیکن پاکستان کی کسی تماشائی کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر پاکستانی کہیں اوورسیز یعنی جیسے ناروے یا ڈول نیشنل کوئی پاکستانی اگر وہاں پر گیا بھی ہے تو ویسی فوٹیج بھی آئی ہے کہ آپ پاکستانی پرچم جو ہیں وہ یا تو لہرا نہیں سکتے، یا اگر کسی نے لہرایا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ تھوڑی سی اس سے پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کشمیر سے کچھ خبریں آئیں کہ آسٹریلیا کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جو انڈین کشمیر ہے وہاں پر کچھ جو کشمیری ہیں انہوں نے انڈیا کے ہارنے کے اوپر خوشی کا اظہار کیا، تو وہاں پہ بھی ایک شدت نظر آ رہی ہے، ان لوگوں کی پکڑ تکڑ ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو بابری مسجد، اور یہ ایک سلسلہ 90s میں جب شروع ہوا، اس کا انہدام ہوا تھا، اس کے بعد یہ کیس چلتا رہا، پھر ایک ون سائیڈڈ فیصلہ سنایا گیا، اور تقریباً 4 سال پہلے 2020 میں اگست میں اس کو ایک تعمیراتی کام کا آغاز کیا گیا، اور اس کا جو اب باقاعدہ پبلک کے لیے افتتاح ہے وہ 24 جنوری 2024 کو اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک صحرا بھی اس میں
वो बीजेपी सरकार लेना चाह रही है, बल्कि लेगी, क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह ये जो अयोध्या का राम मंदिर है ये तामीर किया है, और वो जो एक बहुत बड़ा जो एक मजहब रखने वाला वहां पे तबका है हिंदू, वो उनकी फेवर लेने के लिए इस किस्म के काम, बल्कि बहुत सी ऐसे मुस्लिम शहर, मुस्लिम ऐसे आबादियां जिनके नाम कुछ उनके साहब मुसलमान हुक्मरानों के नाम थे, उनके नाम भी तब्दील करके कुछ और ही नाम जो हैं वो रखे जा रहे हैं, और बहरहाल उनके नाम जो हैं वो इस पर तब्दील करने का सिलसिला भी जारी है। तो ये जो एक शिद्दत पसंदाना एक इंडिया के अंदर जो सरकार चल रही है, ये एक सेकुलरिज्म या जो भारत का एक जो चेहरा था, इससे पहले आपने देखा जो सिख कुछ लीडर्स के कत्ल के हवाले से भी एक इल्जाम लगाया गया कनाडा और इंडिया के दरमियान, तो काफी सफारती हद तक जो है काफी गर्मा गर्मी। तो ऐसे मामलात भी देखे हैं कि जो कुछ ऐसे रहनुमा जिनकी सिख बरादरी जो है या वो खालिस्तान के रहनुमा तस्वर किए जाते, तो बैनुल अक़वामी उनके ऊपर या तो हमले किए गए या उनको कत्ल किया गया, और उसका सीधा सीधा इल्जाम भारत पे लगाया गया, और उसके बाकायदा शवाहिद भी मिले बकौल कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीजें हमारे सामने हैं, और इसमें क्योंकि हमसाया मुल्क पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो जो कि फिलहाल अपने जब हम उनके मामलात पे बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस कदर हमें किसी दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही अपने लिए काफी हैं। लेकिन फिर भी जो एक माइंडसेट है ये वहां के खुद 25-26 करोड़ जो मुसलमान आबादी है, एक आदाद देख रहा था कि इन तकरीबन 4 रियासतों के जो असम्बली के एमएनएज या एमपीएस बने हैं, मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, उनकी तादाद जो है वो 639 है, 639, और इसमें मुसलमान सिर्फ 13 एमपीज बने हैं, और इसमें असदुद्दीन अवैसी साहब की भी कुछ जमात के लोग भी हैं। तो 639 कहां और 13 कहां, तो ये जो नुमाइंदगी है मुसलमानों की, वो भी सुकड़ती चली जा रही है। और फिर मुझे वो याद आ गया कि बहुत ज्यादा एक जहनी तनाव का वहां के जो मुसलमान हैं, कुछ लोग जाहिर है वो वहां पर रहने की वजह से इजहार नहीं कर सकते, ये ना हो कि उनके ऊपर और सख्तियां आए, लेकिन बाहर से जरूर नजर आता है, महसूस होता है कि हाँ ये जो मामलात हैं ये काफी सख्त हैं, और आगे अगर दीगर जो जमातें हैं वो कुछ अपना जैसे बाउंस बैक ना कर पाए, कांग्रेस की जो अहम तरीन जमात थी, तो ये इंडिया में जो एक अंदरूनी एक तब्दीली की लहर शुरू हो चुकी है, ये और कुछ नहीं तो खालिस्तान हो गया, वो एक मामला आगे बढ़ने का एक अंदेशा है। क्योंकि अगर आप अकलियत को दबाने की कोशिश करेंगे, अकलियतों को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं देंगे, तो ये मामला जो है वो बढ़ते बढ़ते फिर अलहदगी की तरफ जाएगा। तो ये एक खबर थी इंडिया की, इस पर पहले मूसी भाई आपकी राय, और मैं नाज़रीन आपकी कॉल्स लूंगा। जब हम पाकिस्तान के इश्यूज को उसको भी थोड़ा सा बात कर लेंगे, आपकी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन फिलहाल आपकी कॉल्स हम नहीं ले रहे, 10-15 मिनट की इजाजत दीजिए, हम जब पाकिस्तान पे डिस्कस कर लेंगे फिर लेंगे। लेकिन पहले मूसी साहब जो इंडिया की इतलात हैं, वहां पर मोदी साहब जो हैं वो एक मरकज में भी आने की समझने के 2024 में भी वो एक फेवरेट उम्मीदवार होंगे। देखिए, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ काम किया, और बाकायदा उसको जकड़ लिया गया है। आप देखिए कांग्रेस का उन्होंने क्या हाल किया है, उन्होंने कांग्रेस का क्या हाल किया। कश्मीर के मामले पे, कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वहां से तो आवाज नहीं आएगी, क्योंकि जो एक ट्वीट भी कर देता है कश्मीर से तो उसको उठा लिया जाता है फौरन फौरन। सही बात। कश्मीर पूरे हिंदुस्तान की बिजली वहां से जाती है, और उसको 85% हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है, और 15% सिर्फ कश्मीर को दिया जाता है। तो वहां पर 10-10 घंटे लाइट नहीं होती, 12-12 घंटे लाइट नहीं होती, और कश्मीर का वेदर यूके जैसा वेदर है, इतनी ठंडे। आप सोचें कि वहां पर इस तरह से नहीं है कि वहां पर जो है पूरे घर पैक्ड और सेंट्रल हीटिंग हो। वहां पर लकड़ियां और उसका बुरादा जला के, वो आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, वो एक गले में डालते हैं, उसके ऊपर फिर पैरन पहनते हैं, अंदर वो उसको कांगड़ी कहा जाता है, उसमें बादाम के बुरादे को सुलगा के और उसके ऊपर उसको अंगीठी रखते हैं। मतलब आप सोचेंगे ये पत्थरों के दौर के जमाने के जो मामलात थे उसमें गुजारा करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर जो है वो जो एनर्जी है उसका बहरान है।
اور کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا. مطلب وہاں پر جی دلی سے آیا ہوا جس طرح سے گلگت بلتستان کے ساتھ ہے کہ بالکل 19 صحیح. گریڈ کے آفیسر سے بھیج کے پوری ریاست چلوائی جا رہی ہے. صاحب کی مرضی ہے کہ صاحب کوئی آرڈر فرمان جاری کریں نہ کریں، آفس آئیں نہ آئیں، کوئی باقاعدہ جی ہاں. کوئی جمہوری سسٹم ہے ہی نہیں. تو بالکل اس طرح سے جو انہوں نے کشمیر کے ساتھ کیا، اسی طرح سے ہندوستان میں دوسرے رخ سے صحافیوں کے اندر، پولیس کے اندر، فوج کے اندر، ایجنسیوں کے اندر، بیوروکریسی میں، ہر جگہ پر اپنے لوگوں کو وہ اتنے عرصے میں فٹ کرتے رہے ہیں. تو اب اس پر الیکشن کا تو بات ہی نہ کریں نا، کیونکہ وہ ساری چیزیں فکس ہیں. ساری چیزیں فکس ہیں. جس طرح پاکستان کا معاملہ ہے اس طرح سے ہے. کہاں ہے آج کل ووٹ دینے کا حق کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں. زیادہ تر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں ووٹ ہے کہاں؟ وہ تو صرف دکھاوا ہوتا ہے. پاکستان میں کیا الیکشن ہوتے ہیں؟ پاکستان میں سلیکشن ہوتا صحیح ہے. بات. پاکستان میں جی ہاں. اس سے پہلے لندن میں اور دبئی میں میٹنگز ہو جاتی ہیں، طے ہو جاتا ہے وزیر اعظم کون ہوگا، وزیر خارجہ کون ہوگا، صدر کون ہوگا. پھر الیکشن اناؤنس کر کے ایک میلہ لگایا جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ دکھا دیتا ہے فلاں صاحب جیت گئے. بس. تو وہ حالانکہ اس سے پہلے وہ سب سلیکٹڈ ہوتا ہے. ابھی سے نعرے لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ جی وزیر اعظم کون آئے گا اور صدر کون آئے گا، وزیر خارجہ کون آئے گا. تو یہ سر تمام چیزیں ہمارے آپ کے ہاں سامنے. ابھی ہم وہاں پر دیکھیں ریاستی انتخابات کی بات کر رہے ہیں نا. ہمارے ہاں پچھلے سال 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دی گئی. ایک سیاسی جماعت ہے وہ اکثریت میں تھی، وہ آئینی طور پہ وہ اپنا کردار اپنا حق انہوں نے ادا کیا، انہوں نے اسمبلیاں توڑی. لیکن یہ کہا گیا جی ہم تو اکٹھے وفاق اور صوبوں میں بھی الیکشن ہوں گے، ورنہ ہمارا تو وہ جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا سارا جو سسٹم ہے. تو کیا انڈیا میں انتخابات نہیں ہو رہے؟ پہلے 1 سال پہلے وہاں پہ اسمبلیاں ہو رہی ہے صوبوں کی یا ریاستوں کی. تو ہمارے ہاں تو بس اب جانے کی دیر ہے، وہ کھل کے بات کریں گے. لیکن انڈیا کے جو معاملات ہیں یقیناً وہاں کے مسلمان یا وہاں کی جو جماعتیں ہیں ان کو اب کچھ دیکھنا پڑے گا. یا تو یہ معاملہ اور گھٹن کی طرف وہ جائے اصل گا میں یا آسانیاں کیا نہیں ملیں گی دیکھیں اور گے؟ زیادہ معاملات خراب ہوں گے. جی دیکھیں گے کیا دیکھیں گے وہاں پر؟ اگر میں سوال کروں اس وقت، ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری اس بات سے متفق ہوں، کچھ لوگ اس بات سے متفق نہ ہو. سوری. جس طرح سے آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں نا، صرف پاکستان بنا تھا، لوگ کھڑے ہو گئے تھے، تو ایک لیڈر تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کی شکل میں ایک قیادت تھی. اس وقت اگر میں کہوں کہ ہندوستان سے سیاسی لیڈر مسلمانوں کو کون ہے تو کون جواب دے گا؟ اویسی صاحب ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، مگر وہ ایک جگہ تک محدود ہے. ہندوستان صرف یو پی اتنا بڑا ہے کہ مطلب اس کی کوئی انتہا نہیں، تو وہاں تو صوبے صوبے ہیں. اگر میں سوال کروں کہ پورے ہندوستان میں مذہبی قیادت ایک ایک فرقے کا نام لے لیں اور اس کی ایک ایک قیادت آپ گنواتے جائیں، نہیں گنوا پائیں گے. کہیں نہیں، ایک جگہ پہ نہیں ہے. کہ میں کہوں جی فلانے مسلمان، اول تو یہاں پر شیعہ سنی ہونی نہیں چاہیے تھی، پورے مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے. پھر ہر فرقے کے اندر بھی 50 لیڈر کھڑے ہیں، وہ بھی ایک نہیں. تو آپ کس طرح سے سامنے لائیں گے؟ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم نہیں ہے. اب اگر وہ 13 سیٹیں آئی ہیں تو وہ مخصوص جماعت اور مخصوص گروہ کی آئی ہیں. اس کو یہ کہا جائے کہ تمام مسلمین اس میں شامل ہیں، وہ نہیں ہے. اس میں تتر بتر آپ کا ووٹ ٹوٹا ہوا ہے، فرقوں کے نام پہ ٹوٹا ہوا ہے، رنگ و نسل اور زبان کے نام پہ ٹوٹا ہوا ہے، آپ کا ووٹ ٹوٹا ہوا ہے. تو ایک قیادت نہیں ہے، ایک لیڈر چاہیے. وہ ٹھیک ہے وہاں پر دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ستیہ کون کرے گا؟ پاکستان کے لوگ کریں گے، بنگلہ دیش کے کریں گے، سری لنکا کے لوگ کریں، کون کرے گا؟ جو مقامی جہاں پر خود ہی ہے کریں ان کو کرنا ہوگا. ان کو ایک قیادت لے کر آنی صحیح ہوگی بات. جو کہ ابھی تک نظر نہیں آتی. یہ نہیں کہ ٹیلنٹ نہیں ہے، ٹیلنٹ بہت ہے، مگر جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا عمل ہے وہ نہیں ہے. فرقوں کے اندر ابھی بھی جنگ ہے، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے جنازہ میں شامل ہونے کو حرام سمجھتے ہیں. رنگ و زبان اور نسل کا فرق ہے. ایک پلیٹ فارم پر آئیں، وہ چاہے سیاسی قیادت ہو، کوئی بھی قیادت ہو. جب تک آپ ایک قیادت بنا کے سامنے نہیں آئیں گے، آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. وہ بالکل ابھی تو صحیح. آپ کو محمد علی جناح جیسی کوئی شخصیت نظر نہیں آ رہی ہے. اگر میں سوال کروں صحیح کون ہے؟ بات ہے. جی ہاں جی ہاں. بہرحال وہ تو ایک بہت بڑا ایک ٹاسک ہوگا یا یہ تو. لیکن فی الحال جو مقامی طور پہ جو حقوق ہیں
उनको ही उसका दिफा करने में कामयाब हो जाए, गली मोहल्ले की सतह तक आपकी दुकानें, आपकी अमलाक, आपकी इबादतगाहें महफूज रहें, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसके लिए जरूर कम से कम ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि और जो दीगर अक़लियतें हैं जो भी फेस कर रही हैं, हो सकता है बाज़ जगहों पे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो भी शायद इस किस्म के मसाइल से दो चार हों, तो हमारा ये मजहबी हवाले से नहीं, लेकिन जो कम तादाद में जो लोग हैं और एक अगर माइंडसेट ऊपर हावी होगा तो इसका नुकसान ही होगा। और ये अंदेशा देखा जा रहा है कि शायद तीसरी बार भी वो आ गया है, लेकिन टाइम तब्दील होते देर नहीं लगती। चलते हैं नाज़रीन पाकिस्तानी मामलात पे जल्दी से। और आज साइफर केस की समाअत हुई और उसमें बताया गया है कि 12 दिसंबर को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और ये साबित करने की कोशिश की जाएगी हुकूमत की तरफ से या प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि पाकिस्तान ने एक संगीन जुर्म किया है जिसकी सजाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, कि उन्होंने जो कौमी राज हैं वो आश्कार किए हैं। ये तो एक जो मुकदमा है ऊपर ये वो उसकी जो एक मैं बता रहा हूं कि जो जिन कवानीन के जरिए उनको ये सजाएं हो सकती हैं। लेकिन पिछले प्रोग्राम में भी जो हमने बात करते हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि इशू टू इशू और जो खबर होती है उसके ऊपर ही तबसरा हो। इमरान खान की अगर आप अखलाकी मामलात या जो भी उनकी इस किस्म के करैक्टर के हवाले से बात होगी तो यकीनन वो मामलात जो हैं वो उसमें जो हकीकत है वो हकीकत ही है। इसमें चाहे जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं यकीन करें ना करें, आंखें बंद कर लें, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो हकीकत छुप नहीं सकती। लेकिन ऐसे मामलात में जो सियासी मामलात हैं और जिनका जो मुकाबला है इमरान खान का, उनके मद्दे मुकाबल जो लोग हैं वो भी हमारी नजर के सामने है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी, तो तब हम देखते हैं कि इमरान खान का जब से रजीम चेंज हुआ पिछले साल तब से लेके इमरान खान लगातार खबरों में है। वो चाहे गौहर खान को अपनी जगह पीटीआई का चेयरमैन जो है वो नामजद कर दें, वो भी खबरें हैं। कोई और सियासी जमात है उनके पास अपने लिए कुछ कहने की और कोई बात नहीं होगी, वो इमरान खान 9 मई ऐसा क्यों किया, गौहर खान का ताल्लुक किससे था। तो ये बड़े बड़े लीडर जो हैं वो महज यही बात कर रहे हैं। तो ये भी एक कामयाबी है। खुद इमरान खान जब अभी वो 5 अगस्त से 4 दिसंबर तकरीबन 4 महीने उनको हो चुके हैं, उनकी कोई तस्वीर, उनकी कोई तकरीर डायरेक्टली जो है वो आवाम तक नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा लें कि 95% या इवन 99% जो हमारे टॉक शोज हैं, खबरें हैं पाकिस्तान की मीडिया की, अखबारात हैं, या वो इमरान खान के हक में होंगी या खिलाफ होंगी। यानी मरकज जो है खबरों का वो इमरान खान ही होंगे। और इससे पहले जब वो आजाद थे तो तकरीबन साल सवा साल में 70-75 के करीब खुद जलसे उन्होंने किए। और अब भी जो कुछ सहाफियों की जो रिपोर्ट आज आई है, जो उनसे मिल के आए हैं और समाअत के बाद जो कोई 8-9 मिनट बात हुई है, तो उन सहाफियों ने भी ये कहा है कि जैसे इमरान खान 5 अगस्त को थे वैसे ही आज उनको पाया, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उनका जो एक बयानिया है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि और ज्यादा वो अपने आप को देख रहे हैं कि सख्त महसूस हुए हैं। उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा। और 9 मई भी एक प्लान था, और यास्मीन राशिद की वीडियो मौजूद है जिसमें आपको नाज़रीन याद होगा 9 मई को यास्मीन राशिद जो एक खातून होने के बावजूद, एक कैंसर की मरीजा होने के बावजूद 9 मई के बाद से लेके अब तक जो है वो कैद में है। हालांकि उनकी जैसी और बहुत सी खवातीन लाताल्लुकी करके या इस्तेकाम पार्टी में आके या किसी और जमात में आके वो आजाद हो चुकी हैं। उन्हीं की गाड़ी में बैठी बहुत सी ऐसी खवातीन जो हैं वो दूसरी जमात में जाके उनके ऊपर से सारा जो 9 मई का दाग है, केस है, गद्दारी है, वो सब कुछ वो धुल चुका है। लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा वो अभी तक पाबंदे सलासल हैं। लेकिन उनकी एक वीडियो भी थी जो आपने देखी भी होगी कि जिसमें वो कमांडर हाउस में, कोर कमांडर हाउस में जाने से लोगों को मना कर रही हैं। तो यकीनन जब एक मॉब होगा, जब लोग होंगे, और कुछ अभी तक सीसीटीवी जो फुटेज है वो हमारे सामने नहीं है, पुलिस के आईजी साहब ये बताने को तैयार नहीं है, उनको अभी तक जेआईटी को इंक्वायरी नहीं हुई। कहा जाता है कि 9 मई हमारा 9/11 है,
तो मुझे समझ नहीं आती, मैं जो भी पाकिस्तान इस वक्त चलाने वाले हैं, जो भी मोहसिन नकवी साहब वजीर आला हैं, या इस वक्त आसिम मुनीर साहब, अगर वो ये समझते हैं कि 9 मई हमारा 9/11 है, तो एज ए पाकिस्तानी हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें उस 9 मई के जो अहम किरदार हैं, जो मुजरम हैं, उनको हम नजर तो आए, वाकई अगर वो मुजरम हैं उनको पहले तो साबित करें कि वो मुजरम है, वो फुटेज कहाँ है, वो पुलिस कहाँ है जिसकी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वो 9 मई को इस तरह हिफाजती जगहों पे वो क्यों मौजूद नहीं थी, उसकी जो गफलत है उसको सजा किसको दी, किसको नहीं दी, और ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा अगर कोई मुजरम हो 9 मई का, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार हो कोई बंदा, वो आजाद हो जाए, एक जमात का दूसरा मफलर पहन लिया तो बस 9 मई खत्म। तो ये कैसा मेरा 9/11 है, जब मेरे मुल्क की इतनी बड़ी एक समझ लें कि ईंट से ईंट बज गई जिस दिन, तो ईंट से ईंट बजाने वाला मुजरम जो है वो पाक हो जाता है कि अगर फर्ज किया अभी वो वहां पर कौन सा इंडिया का एक जो जासूस है, एक तो अभिनंदन है, एक और मूसी भाई अगर आपको याद हो, तो जो ईरान से इधर बलूचिस्तान पकड़ा गया था, तो वो जो है अगर क्या पाकिस्तान की शरीयत कहे कि मैं पाकिस्तान का शहरी बन गया हूं, तो क्या उसका जो भी जुर्म है वो माफ कर दिया जाएगा? तो ये सारी चीजें हैं कि अगर आपने एक वाबस्तगी बदल ली तो क्या उसके जुर्म सारे माफ हो जाएंगे? तो ये 9 मई का जो एक, मैं समझता हूं कि जितनी आवाज बुलंद की जाए, इमरान खान का ये कहना कि इसकी तहकीकात शफाफ और आजादाना होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज कहाँ थी, और जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया शीशे तोड़ के, ये खुद कोर्ट कह चुकी है कि उनको इस अंदाज से पकड़ा जाना ये एक जुर्म था, एक गलत तरीका था, और जिन्होंने ये गलत तरीका अख्तियार किया कि उनको भी कुछ कोई पूछ पड़ताल हुई है, इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी है। और इमरान खान का ये भी, बल्कि एक ये हेडलाइन थी आज की खबरों में, गलभूषण यादव, जी गलभूषण, जी हाँ, तो वो अगर कहें कि मैं पाकिस्तानी हो गया तो यानी सारा उसका जो है धमाके शमाकों में जो भी मुलव्वस था उसको फिर खत्म कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें ये 2023 चल रहा है, अगर आप 90s में या 80s वाली सियासत, या जियाउल हक ने रेफरेंडम, वो जिस दिन मैंने वो सुनाई थी खबर मुसी भाई, रेफरेंडम का ऐलान हो गया और सबने आमीन कह दिया, ये वो दौर नहीं है, लोग हकाइक मांगते हैं। और इसी वजह से जावेद हाशमी जिनको पीटीआई से निकाला गया, वो उनका कल एक इंटरव्यू देख रहा था कि वो इकरार कर रहे हैं कि इस वक्त जो है अगर इलेक्शन शफाफ हो तो 70% जो पॉपुलैरिटी है, जो वोट है, वो इमरान खान को मिलेगा। जावेद हाशमी तो जावेद हाशमी रह गए, एक पीपल्स पार्टी के गवर्नर रहे हैं पंजाब के, रहीम यार खान या सादकाबाद से उनका ताल्लुक है, मखदूम अहमद महमूद, उनका भी इनसे भी पहले, हाशमी साहब से पहले है कि 70-80% जो पॉपुलैरिटी है वो पीटीआई की है। तो शायद इसी वजह से आज इमरान खान ने कहा है कि मुझे डर है कि पीटीआई की कामयाबी को देख के ये इलेक्शन से भाग ही ना जाएं। तो अभी भी जो अफवाहें आप कई दिनों से सुनते हैं कि शायद 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, तो बताने वाले जब बताएंगे, कोई भी नौजवान के सामने कोई माइक लेके जाता है, कोई काकड़ साहब का टाकरा होता है, कोई सहाफी सीनियर तलत हुसैन साहब का टाकरा किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से होता है, तो वो तो ये बरमला कहता है कि भाई 9 मई की या तो तहकीकात मेरे सामने लाओ, या जो साइफर के मामले में आज इमरान खान ने कहा है कि वो बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा और किसी भी अमेरिकी नुमाइंदे को भी जब वो इसकी हेयरिंग होंगी तो वो बुलाना चाहेंगे। तो उस वक्त फिर हुकूमत क्या करेगी? मैं समझता हूं कि एक बड़ा एक सियासी तौर पे भी और अपने केस के हवाले से भी एक बड़ा एक ठोस उन्होंने लाएमल अपनाया है कि उस वक्त के जो बाजवा साहब थे, 2 बार हमारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो चुका है, अमेरिका के इस साइफर की वजह से डिमाश भी किया गया, सफारती तौर पे इसको बुरा भी मनाया गया। तो अगर तो ये गद्दारी है तो फिर इस गद्दारी में बाजवा साहब का क्या किरदार है? उस सब जो नेशनल काउंसिल थी हमारी, अगर अमेरिका की उसमें मजम्मत की गई है तो फिर ये गद्दारी कैसे है? तो ये बहुत से सवालात हैं जो हमारे सामने आना चाहिए। और अब बिल्कुल दोबारा कोर्ट के अंदर जो अब मामला होगा, अब ये छुपा भी नहीं रहा जा रहा। ओपन ट्रायल तो वैसे गिने चुने सहाफी भेजे गए, आज भी बैनुल-अक़वामी मीडिया
उनको इजाजत नहीं थी। कुछ सहाफी जो मिल के आए हैं, जो बात करके आए हैं, उन्होंने बता दिया जी इमरान खान ने इस रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो इस किस्म की बात कर रहे थे, वो तो और भी ज्यादा सख्त हैं। तो अब पता नहीं वो पसीने अब कहाँ छूटे होंगे या अब नया लाएमल क्या होगा, अब ये समझ से बाहर है। और अगर फरीकैन अब ये मामला जो है देखने का है कि पाकिस्तान का इससे भला होगा या नहीं होगा। मुझे बाजवा साहब या इमरान खान साहब तो आपस में इनकी हो सकता है कल दोबारा इनका कोई मिसाक हो जाए, जैसे पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ का हो गया। तो ऐसा एज ए पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश है कि जब ये एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बात करते हैं तो खुदारा कोई एक फरीक कामयाब हो जाए, अल्लाह करे कोई। अगर जरदारी साहब को शहबाज शरीफ ने घसीटना है तो या अल्लाह शहबाज शरीफ वजीर आजम बना दे। ये ना हो कि शहबाज शरीफ का वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ये आपस में मिलके उस वक्त एक कश्ती पे आ जाएं। ऐसा ना हो। एज ए पाकिस्तानी मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि अगर इमरान खान को बाजवा साहब ही लाए थे, एक मौका था, इनके ऊपर इल्जाम है, ठीक है लाए होंगे, लेकिन आज अगर ये आपस में फटे हैं तो साइफर का जो है जिसे पंजाबी कट्टी कट्टा बरामद हो जाए कि ये कौन इसमें मुजरम है। अगर इसका कोई मुजरम कोई भी एक फरीक निकलेगा तो उसका मेरे पाकिस्तान को फायदा है। अगर ये एक दूसरे के पेट फाड़ने की बातें करते हैं तो अगर पाकिस्तान का लूटा माल किसी भी पेट से निकल आएगा तो वो मेरे पाकिस्तान का फायदा है। तो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं थे कि पहले इमरान खान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, पहले ये क्या थे। ये आपस में बिगड़े ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तान के मुफाद में ये मामला है। ये जब आपस में मिसाक कर लें, ये जब आपस में इत्तेहाद कर लें, शेर शकर हो जाएं, तो इसका पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ है। तो अल्लाह करे ये आपस में फटे रहें और ये एक दूसरे का पेट फाड़ने के लिए बारी बारी कर लेना। एक बार एक कोई पेट फाड़ ले, फायदा पाकिस्तान का। एक बार कोई इक्तदार में आ, वो दूसरे का पेट फाड़ ले, फायदा पाकिस्तान का है। तो ये तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी, जावेद हाशमी की और मखदूम अहमद महमूद की खबर में मैंने आपके सामने पेश की। और खाकान अब्बासी ने भी कहा है कि इमरान खान को जबरदस्ती नायल किया गया तो मनफी नताइज बरामद होंगे। तो ये तो थी। अब 12 दिसंबर को अब फर्द जुर्म आयद होगी, वहां पर भी यकीनन टाकरा होगा। बाजवा साहब को अगर बुलाया गया तो बाजवा साहब तो फ्रंट सीट पे बैठे थे चश्मे लगा के, माशाल्लाह। आसिम मुनीर साहब ने उनको शोहदा के जो कॉन्फ्रेंस थी या वहां पर एक तकरीब थी बुलाया था बाद में। तो हमने तो देखा है कि हमारा जो मुक्तदर हल्के हैं, अगर मुशर्रफ साहब के ऊपर आर्टिकल 6 भी लगा है तो किसी की कोई मजाल नहीं है कि उनके ऊपर केस चलाया जाए। बाजवा साहब के ऊपर अगर किसी अदालत ने बुला भी लिया तो मैं समझता हूं कि वो सेठ वकार की तरह जज को पागल करार दे दिया जाएगा। माजरत के साथ उस जज को पागल करार देने में उस वक्त फारूक नसीम इसी इमरान खान के वजीर कानून थे और यही इमरान खान जो हैं वो इसी पे बहुत ज्यादा आगे आगे थे कि ये सेठ वकार साहब जो हैं इनके खिलाफ रेफरेंस जाएगा और ये उस वक्त हम पे आला हम नवाला थे। तो ये चीजें हमारे सामने हैं। अब पता नहीं जज रहता है या बाजवा साहब रहते हैं या इमरान खान, तो भाई जू के तू ही हैं। पहले मुंशी भाई आप तो कॉल्स मैं बाद में लूंगा। बिल्कुल। देखिए जहां पर ये जितनी भी फरवरी गुफ्तगू हुई है इसमें जिसका लुबाब निकलता है वो यही है कि जब तक तमाम इदारे अपने डोमेन में काम करते हैं वो मुल्क तरक्की करते हैं। हर इदारे का एक डोमेन होता है और उसकी खतूत होती है। जहां पर आप तमाम इदारों को खत्म कर कर और एक इदारे के अंडर ले आए और वहां से उसको डिक्टेट किया जाए और उनको उनके डोमेन में काम न करने दिया जाए और जाकर वो लोग बिठाए जाए जो आपके यहाँ से रिटायर्ड हो गए और वो उस इदारे का कुछ अलिफ बे नहीं जानते और वो उसके हेड बन जाए, तो फिर आपके सामने हशर यही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है कि पाकिस्तान का कोई इदारा अपनी सही कारकर्दगी पेश नहीं कर पा रहा क्योंकि वो उसको उसके डोमेन में रहने ही नहीं दिया गया। आप सियासत से लेके, जमहूरियत से लेके और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लेके, सरकारी दफातर से लेके अदालतों तक, ना पुलिस आजाद है, ना अदालतें आजाद हैं, ना सियासत आजाद है, ना मीडिया और आजाद है, ना मुझसे साहित्य भाई आजाद है, ये कुछ भी एक आजाद दूसरे से इबरत भी हासिल नहीं करते कि भाई आपको किस चीज के ऊपर घमंड है। 2 साल 3 साल बाजवा साहब 6 साल के बाद क्या कमा के गए हैं, क्या उनको इज्जत या एहतराम के नहीं। साथ वो लोग अब देखिए, याद कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, देखिए देखिए हदफ होता है ना इंसान का। बाज इंसान का हदफ होता है मुल्क और कौम की खिदमत करना, वो अपना हदफ कमाता है, चाहे वो एक अच्छा। जोड़े में आया और एक जोड़े में चला गया।
بعض آدمی جی کا ہدف ہوتا ہے عزت و وقار کے ساتھ جانا، بعض آدمی کا ہدف ہوتا ہے ایک پیسہ کمانا، چاہے پوری دنیا سے گالیاں پڑیں، پوری دنیا سے صحیح بات. لعنت ملامت ہو، اس کا ہدف جو تھا اس نے پورا ملک کیا. اس کا تباہ ہو ہدف کیا جائے، تھا؟ ہاں، ادارہ تباہ ہو نہیں جائے، نہیں، ادارہ وہ بند ہو اس جائے، لالچی اس کی بندہ نگاہ اس میں کو نہیں کوئی ہے، سروکار نہیں. صحیح بات. وہ پس نگاہ ہے ہی نہیں نا، وہ پیش نگاہ ہے ہی صحیح نہیں. بات. اس کے صحیح بات. پیش نگاہ ہے کہ میں نے 12-14 ارب روپے کمانے، فرض کرے ٹارگٹ رکھا، جی اس ہاں. نے اپنا وہ ہدف پورا کیا اور بیرون ملک چلا گیا، اس کا ہدف پورا ہو گیا. اب اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ پیچھے کیا کہتے ہیں، سسکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کو کوئی کیئر نہیں صحیح اس میں. بات. تو تو ایسے لوگوں کو سزا ہدف، نہیں ملنی چاہیے کیا؟ ایسے لوگوں کو سزا سزا نہیں ملنی سزا چاہیے؟ کون سزا کون دے گا؟ وہ اپنے پیچھے باقیات کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ یہی بات. دیکھیں، اگر اس کے پیچھے آپ نے ابھی مشرف صاحب کی اگزامپل دی، آپ بتائیں نا صحیح کیا کیا صحیح. گیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. کچھ اس بھی سے نہیں. پہلے کیا ہوا؟ کچھ کچھ بھی نہیں. نہیں. یعنی یہ ہوگا نہیں نا، کیونکہ ایک جانے والے کے بعد دوسرا وہی مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوگا، تو وہ تو سر کہے گا نا. وہ مجرم سمجھ ہی نہیں رہا، جی ہاں. وہ قومی جی ہاں. مجرم سمجھ ہی نہیں رہا نا. وہ تو اسی کیو میں ہے کہ اب یہ گئے، اب میں کتنا بچا ہے شوگر کین میں رس، وہ میں نچوڑ لوں اور پھر میں چلتا بنوں. جی ہاں. تو جی یہاں ہاں. تو پاکستان کو شوگر کین سمجھا ہوا ہے نا، اس کو تو گندے کی طرح اس کو دھویا جا رہا ہے، اس کو نچوڑا جا رہا ہے، اور آخری قطرے تک اس کو جو ہے اس کی جان کو آئے ہوئے. تو اب یہاں پر ہدف کچھ اور ہے. ہم ایسے بالکل لوگوں صحیح. سے توقع کرتے ہیں کہ یہ ملک و قوم کی مدد کریں، یہ ملک کو اوہ، بنائیں. یہ نہیں. تو یا تو یہ ہماری سادگی ہے یا پھر ہماری حماقت بیوقوفی ہے. ہے. ہاں، تو حماقت ہے. تیسری تو کوئی بات اس میں ہے جی ہاں. جی ہاں. جی نہیں، سادگی تو ہوئی چلے. 85، 87، 91، 2، 3، 4 یہ پہلی بار جب کوئی بنے ہوں گے، دوسری بار بنے ہوں گے. یا عمران خان اگر 5 سال پورے کر کے، وہ تو 3.5 سال میں وہ وہی صحیح کہا، کسی دانیال عزیز نے کہا ہے غالباً، انہوں نے کہا کہ ہماری غلطی کی وجہ سے عمران خان 0 سے ہیرو بن گیا. ان کو 5 سال اگر پورے کرنے دیے ہوتے عمران خان صاحب کو، اور وہ کر کہاں ماشاءاللہ ہوں جو گے جو گل کھلا رہے تھے، تو وہ خود بخود عوام ہی ان کو نکال دیتی. تو لیکن عوام کا یہ موقع ہی نہیں دیا جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ کوئی صحیح یا غلط کا کوئی فیصلہ کرے. خود آگے دھمکتے ہیں، اور وہ اسی بندے کو وہ 0 سے پھر ہیرو بنا دیا جاتا ہے، اور وہ نہیں، اصل یہ پائپ کھیل لائن میں چل ہوتا ہے رہا ہے. سب، پائپ لائن بس میں ہوتا ہے یہی نا ہے. سب. یس. تو کالز کا آغاز کرتے ہیں. پہلے کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم فروخ بھائی. جی وعلیکم السلام. جی محترم. تو جی ارشد مان سے جی ارشد صاحب، چودھری صاحب. فروخ بھائی ذرا ہسٹری میں آپ چلے جائیں. چلتے ہیں جی. لیاقت علی خان مارا گیا، جی. کوئی پرچہ نہیں ہوا، کوئی اس کا قاتل نہیں ملا. پٹوں کو مار دیا، اس کا کوئی قاتل. جی ہاں. بے نظیر دن دیہڑی مار دی، کوئی قاتل اس کا ملا ہو. صحیح. یہ بیچارہ بچ گیا ہے. گجرا والا مارنا تھا، انہوں نے نہیں مار سکا. اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی ہے. جی ہاں. تو کسی طرح بھی انہوں نے کورٹ سے. تو یہ کیا کہ الیکشن لوکشن نہیں ہمارے ملک میں ہوتا. یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، ان کا نہ تو ٹرائل ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی ٹرائل کر سکتا ہے، نہ کسی کی ضرورت ہے. انہوں نے ملک چلانا ہے اپنی سمت پہ، اپنے مطلب کے لیے. کوئی ان کو کسی سے دشمنی نہیں ہے، نہ انہیں کوئی کشمیر آزاد کرانا ہے، نہ افغانستان کے لیے اور پاکستان کے لیے بارڈروں پہ کچھ کرنا ہے. یہ غریبوں کے بچے مرتے ہیں، مرواتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہی مسلمان اگر دل میں ہو تو وہ تو کافر سے بھی بدتر ہے جو کسی مسلمان کو مارتا ہے. ٹھیک. تو ہم نے زندگی میں دیکھا ہے، مردے ہی دیکھے ہیں، قتل ہی ہوتے دیکھے ہیں، غریبوں کے بچے. تو یہ الیکشن ہوتا ہے نا میرے بھائی، یہ الیکشن ایک ان کی گیم ہے. جو غریب سپورٹر ہوتا ہے نا، یا پی ٹی آئی کا ہو، نون کا ہو، پی پی کا ہو، وہ ایک دوسرے کے جنازے چھوڑ جاتے ہیں. بالکل یہ ٹھیک. ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، گھروں میں جا کے چھپ کے بھی مل لیتے ہیں. یہ لوگوں کو پاگل بنایا. ہماری قوم جو پاگل ہے، ہم ٹھیک. کیا کریں؟ ہم نہ تو کبھی تعلیم لے سکے، نہ ہمیں تعلیم آئے گی، نہ ہم اسے اگر جانا بھی چاہیں آگے ہمیں اندر مار دیں گے. انہوں نے وہ جو 9/11 کہہ رہے ہو نا آپ، کیا ہے ہو گیا ان کا، وہ اس لیے نہیں انہوں نے بندوں کو اندر رکھا ہوا ہے. ٹھیک. انہوں نے الیکشن سیدھا کرنا ہے اس لیے رکھا ہوا ہے. ان کا کوئی بیچاروں کا قصور نہیں ہے. انہوں نے چارج بھی ایسی کرنا ہے. وہ تب تک جب تک الیکشن کرائیں گے اپنی مرضی کے لوگ لے آئیں گے، پھر شاید وہ ریلیز دے دیں ورنہ نہ دیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو ٹھیک ہے. آپ فلسطین کے لیے ہماری دعا ہے. تو میں تو بلیم دیتا ہوں اپنے مسلمان ملکوں کو
ठीक। ना ही तो मैं कहता हूँ कि उनको जंग करें। अगर मुसलमानी हमारे में होती तो या कतर, अबू धाबी, नेम ले लो, जितने भी बड़े बड़े मुल्क, यार जंग ना करो। ये सिर्फ आके ऐलान कर दें कि कोई भी बंदा यूरोप से, अमेरिका से ना लेगा, कोई चीज ना देगा, 1 ठीक। महीने का टाइम है, करके देख लें, कोई भी मुसलमान नहीं मरेगा दुनिया में। सही है सर, बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब, आप शामिल हुए। तो नाज़रीन, आप भी शामिल हो सकते हैं। आपके सामने 2 नंबर हैं, और एक तो हमारी कैंपेन का जल्दी से बताता चलूं, एक याम फातिमिया की कैंपेन जारी है, उसमें ज़रूर हिस्सा लीजिए। 92 पाउंड वन ऑफ डोनेशन। और इसके अलावा कोई भी आपको रहनुमाई चाहिए तो डिटेल्स नंबर आप टिकर पर देख रहे हैं। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाह साहब, मेहरबानी। फारूक भाई, आपको और अली भाई और सब देखने सुनने वालों को प्यार और अदब भरा सलाम। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। इजाजत दें तो कमेंट करना चाहता हूँ। जी जी। सबसे पहले जो आपके पहले और अभी जो कॉलर थे, बड़ी जी, प्यारी जी। गुफ्तगू की उन्होंने। हम्म, और इससे पहले जो आपने अपनी गुफ्तगू के साथ आगाज किया था, वो भी टू द पॉइंट थी बातें ठीक। कि ये 9 मई एक ड्रामा है, जी। एक क्या कहते हैं, एक ढांचा तैयार किया गया था, नमूना बनाया गया था, सिर्फ और सिर्फ इमरान को इक़्तिदार में ना आने का। सही। ये एक रास्ता अख्तियार कर रहे हैं कि वो आदमी दोबारा इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार में ना आए। और जिस तरीके से उसको उतारा गया, फारूक भाई आपके सामने है, आप दोनों भाइयों के और दुनिया के सामने है कि जैसे ये 9 जमाता या पीडीएम बना, ये हकीकत में एक दूसरे का जनाजा पढ़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते। जब इक़्तिदार की बात आती है तो ये आपस में, इनको अगर अपना दीन भी छोड़ना पड़े छोड़ देंगे इक़्तिदार के लिए। ये ऐसे मुसलमान है। वो दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब, मुझे शर्म आती है उसको मौलाना कहते हुए, जो एक आशिक रसूल को, जिसने यूनाइटेड नेशन में पूरी उम्मत मुसलमान की नुमाइंदगी की और साबित कर दिया इस्लाम फोबिया के हवाले से, जो लोग गुस्ताख रसूल हैं उनके मुतालिक उसने बात की कि ये मौलवी कहता है कि ये यहूदियों का एजेंट है। वो एजेंट तो आप लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में, एजेंट आप हैं। आपने मौलाना साहब खुद कहा था कि मुझे इक़्तिदार दे दो, मैं दहशतगर्दी भी आपके कहने पर खत्म करा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे इक़्तिदार दे। फारूक भाई, ये जो जमातें हैं, ये इक़्तिदार के लिए लोगों ने पाकिस्तान में एजेंट रखे हुए, पाकिस्तान को ये तरक्की नहीं करने देते। और ना ही चाहते, आखिरी बात, और ना ही चाहते हैं कि ये मुल्क डेवलप करे। अब सिचुएशन ये क्रिएट की जा रही है कि शेख मुजीब इक़्तिदार जीता था और पीपल पार्टी वालों ने उसको इक़्तिदार नहीं दिया था। ठीक है, उसके 6 पॉइंट्स थे, वो डिबेटेबल है, मगर उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए था। अब यही होगा पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा अलग करेंगे, इस वक्त धमाके हो रहे हैं, या बलोचिस्तान में अलहदगी को तक़वियत मिलेगी। ये चाहते हैं कि इमरान को साइफर के जरिए, भाई साइफर में हम उधार लेकर आपके घर से रोटी लेकर खाने वाले हैं। हमारे पास कौन सा सीक्रेट है जिनको आप लोग कहते हो आप पैसा दो, माँ भी दे देते हो। इससे बढ़कर और कौन सी बुरी बात है? साइफर क्या है? पीस ऑफ पेपर है, जब चाहे वो दिमाग इधर से आकर बात आ गई। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तहकीकात होनी चाहिए। इस वक्त जो राजा रियाज साहब, जिनको अभी कोई पता नहीं कि वो नून लीग भी टिकट दे या ना टिकट दे, वो अमरीकी सफीर या नुमाइंदे से पूछना तो चाहिए भाई कि वो रिजीम चेंज के वक्त आप राजा रियाज से क्यों मिले थे? ना उस वक्त वो अपोजिशन लीडर था, ना और उसकी कोई जमात का कोई रहनुमा था। राजा रियाज को मिलने की कोई तुक थी अमरीकी सफीर की? तो क्या ये एक पूरा ग्राउंड एक मुरतब नहीं किया जा रहा था उस वक्त रजीम चेंज का? ये तो खेल था जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये ऐसा होता रहा है पास में कि बैरूनी मुदाखलत की वजह से ये जो हमारे यहाँ जो अबूज़ेबी में जो मुज़ाकरात हुए, जब बेनज़ीर साहिबा के मुज़ाकरात हुए थे मुशर्रफ साहब से, वो भी अमेरिका की जो वज़ीर ख़ारजा उनकी वजह से ये सारा आगाज हुआ। तो ये मुदाखलत तो होती रही है, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब।
जी मेहरबानी अफजाल साहब, बात करें। बात ये है जी, तारीख गवाह है 1965 में एक बीमार कमजोर बुजुर्ग के सामने पठान ने चूं नहीं की। ठीक है। नई दुनिया से पठान के पास काफी अरसा मेहमान रहे, पठान ने चूं नहीं की। ठीक है। पठान ने एक अच्छी बात की कि आजाद मुल्क में आजाद खारजा और दाखिला पॉलिसी होनी चाहिए, सही, ताकि इंसाफ और माशी हालात बेहतर करने के लिए दूसरे मुल्कों से एतबार पैदा हो, किसी दूसरे मुल्क का कोई नुकसान नहीं। ठीक है। पाकिस्तान को आजाद कराने में सिर्फ अवाम ने जदोजहद की, इस वजह से पठान की बात में वजन है। सही है जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और यकीनन अपनी अपनी राय है, और एक जमहूरी सिस्टम अगर काज चलने दिया जाए, और अगर इसको सियासी जमातें भी, अब देखें ना, नवाज शरीफ साहब अगर वो अपने आप को इतने सीनियर तरीन लीडर कहते हैं, तो अब एक वक्त का तकाजा है। अगर वो 2017 में रजीम चेंज का मुजरम यहां पर तो बाजवा साहब को करार देते थे, पता नहीं पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही उनका वो क्या सॉफ्टवेयर उनका वैसे ही अपडेट हो गया, ये क्या हुआ, वो नाम लेने ही छोड़ दिया, कि अल्लाह पे छोड़ दिया है। अल्लाह ने आप पे छोड़ा है भाई, अल्लाह ने खुद आपको हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, अपना अच्छा भला अल्लाह ने अख्तियार इंसान को दिया है। अल्लाह ऐसा ही नहीं छोड़ दिया। आप पहले अपने जिम्मे की ड्यूटी सर अंजाम दें, फिर अल्लाह पे छोड़ें। कि आप जो है दिल करे तो अल्लाह पे छोड़ दिया, जब अनबन हो जाए तो फिर मजामत होगी तो मुफामत होगी। ये क्या गेम है, ये क्या टोपी ड्रामा है जी मुझसे? कोई कानून है नहीं ना। आप देखें कि जब जिसको लॉन्ड्री में धोना होता है उसको लेकर आते हैं, उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसका सब माजी माफ हो जाता है, उसके सब गुनाह माफ हो जाते हैं, उसके खेल बंद होना चाहिए ना, ये खेल बंद होना चाहिए। मतलब ये कब तक रहेगा? अच्छा, मतलब ये सब कुछ मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के प्रेस के सामने। खाली ये नहीं है चले पाकिस्तान का प्रेस आपने कंट्रोल कर लिया, वहां पर तो टीवी पर एक टिकर भी आपकी मर्जी के बगैर नहीं चल सकता, पूछा जाता है कि जी इसके अल्फाज ये आपको पसंद है, मुनासिब है, चला दूं। तो ये पूरी दुनिया के प्रेस के सामने आप ये कर रहे हैं। एक आदमी जिसके ऊपर आपने ही इल्जामात लगाए, आपने उठा के अंदर किया, अब आप उसको लेकर आ रहे हैं कि ये मसीहा है। अच्छा, वो टीम कौन सी लेकर आएंगे? बात तो ये सवाल पैदा हुआ। अभी हम उनकी किसी चीज की बात नहीं कर रहे। वो अगर आ रहे हैं पाकिस्तान के निजात दहिंदा बनकर, तो उनके साथ टीम कौन सी है? वही टीम होगी, 16 महीने की टीम वही होगी। हाँ जी। तो इससे पहले जब इतने अरसे से आपके भाई वहां पर बैठे हुए थे, वो सब सियासत कर रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को कौन से भंवर से निकाल दिया, जो आप आकर उसी टीम के साथ कोई करिश्मा दिखाएंगे? और मतलब अजीब सी बात है ना ये। यही वजह है ना, 21 अक्टूबर के बाद जब से मियां साहब गए हैं, वो एक पहला एक शो जो किया गया वहां पे, कराची से गिलगित से ट्रेनें चल गई, और पता नहीं मोटरसाइकिलों की ऑफर, जन्नत की टिकटें, सारा कुछ करने के बाद वो एक छोटा सा शो वहां पे मीनार पाकिस्तान में करने के बाद इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। हालांकि मियां साहब 4 साल बाद गए थे, कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का इनकलाबी लीडर हूं। वहां पर तो हर शहर में अब तक महीना सवा महीने में कम से कम 10 जलसे जरूर हो जाने चाहिए थे। लेकिन ये जो ग्राउंड रियलिटी है ना, जावेद हाशमी भी कहने को तैयार है, और वो मखदूम अहमद महमूद कहने को तैयार है कि 70% अवाम इमरान खान के साथ हो या ना हो, इनके खिलाफ जरूर है, वो इनके जलसे में नहीं जाएगी। इनको अपनी जो चेहरा है ना, ये नजर आ रहा है कि हमारे पास अगर हम किसी शहर में जलसा करेंगे और वो उसके मुताबिक नहीं होगा, तो बजाय लेने के देने पड़ जाएंगे। और इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसको ये 2014 से आपने देखा, वो 126 दिन इमरान खान के नाकाम नहीं जाने थे। अगर पब्लिक वो पहले दिन के बाद, वो तैरुल कादी साहब के जाने के बाद भी पब्लिक उनके साथ होती ना, तो हमारे यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको ये भी एक मामला होता है कि जिस घोड़े के ऊपर हम जीन रख रहे हैं, वो घोड़ा भी इस काबिल है कि नहीं है। तो ये किसी भी, नहीं तो एस्टेब्लिशमेंट भी ये ऐसा नहीं है कि वो किसी बबलू को प्राइम मिनिस्टर बना दे। कोई पॉपुलैरिटी जरूर होती है, IGI बनी थी या कुछ भी हुआ था, अल्ताफ हुसैन को वो लाए थे, लेकिन महाजर कौम भी तो साथ थी ना, वो शी करे तो वो शटर गिरते थे ना भाई। तो ये चीज नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट जिस पे हाथ रखे वही लीडर बन जाए। फिर तो बुज़दार साहब ले आए दोबारा, या काकड़ साहब को खड़ा कर ले, अभी वही लाए हैं ना, काकड़ साहब को खड़ा कर ले।
تو एक कॉल ले लूं। अब ये दिखाना पड़ रहा है मियां साहब को, या पड़ेगा, उससे अच्छा शो तो पीपल्स पार्टी कर रही है कम से कम। चलें, कोई धूम धड़का है ही है ना, कोई पगे शगे चेंज कर रहे हैं जरदारी साहब, कोई मीडिया में आते हैं, कोई कहते हैं तरबियत हुई है, कोई कहते हैं नहीं हुई। इससे बेहतर तो वो गेम खेल रहे हैं, लेकिन मियां साहिबान जो हैं उनको समझ नहीं आ रही कि बंदे कहां से लाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, मैं नवाज भट्ट पैरासिस कर रहा हूँ। जी भट्ट साहब, कुछ कीजिए भट्ट साहब मुल्क के लिए। मैं क्या करूँ, मैं अल्लाह से दुआ ही कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला जी। करम करे। हिम्मत इंसान की होती है, इसमें कोई शक नहीं। बेशक। साथ साथ सबसे पहले भाई अली मसीह की खिदमत इस्लामी अकीदत और अदाब, मेहरबानी वाले जो सुनने वाले हैं, नाज़रीन नाज़रात की खिदमत इस्लामी अकीदत। तो बात ये है कि सब मिल चुके हैं। ये कह दूं तो बेहतर है, सब मिल वतन अजीज की में सियासी और माशी बिगड़ती सूरत हाल का दुख तो होता है, हर एक को दुख है। जी हाँ। हर शाह पे उल्लू बैठा है, हर शाह पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तान अच्छा होगा, गुलिस्तान है हमारा पाकिस्तान, तो अच्छा इंशाल्लाह होगा। लेकिन इनका बुरा हाल होगा, इनको कीड़े पड़ेंगे और मैं चुनूंगा आकर, और फिर अली भाई मेरे साथ होंगे। जो हरकत कर रहे हैं, जो मिलमला कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी इसमें। मुझे ये बताइएगा फरूक भाई जी कि ये जो अगर ये पकड़ लेते हैं लोगों को, सिविल वालों को, मेरा भी इसमें भतीजा शामिल है, सॉरी भांजा शामिल है, जनरल जो है उस्मान। लेकिन एक मुझे ये बताइएगा कि इनका इस्तेसाल कौन करेगा? इनका होना चाहिए फौजियों का कौन इस्तेसाल करेगा? बजाय मुझे देखिए, माफ करना, पैसे लेकर जो लड़कों के हिसाब से पैसे लेकर ये जो है, ये बाजवा जो है गुजरा वाला भी आ चुका है इधर में बेल्जिंग में, और इधर भी फ्रांस में भी आता है। और ये बताए इनका कोई इस्तेसाल कौन करेगा? इनका कौन इस्तेसाल करेगा? कौन करने वाला है? ये डरते हैं फौज से, क्यों डरते हैं? वो तो हमारी मुहाफत है। जो अदर रैंक्स हैं, मैं फ्रेंच उसमें कहता हूँ, फौज आर्मी में लफ्ज होता है कि अदर रैंक्स जो जितने हमारे पुलिस वाले हैं, सिपाही हैं, वादार हैं, नाइस लायक हैं, ये सभी ये जो वजाहत है हमारे, इनका कौन इस्तेसाल करेगा? ये जो जनरल है, इनका कौन इस्तेसाल करेगा? और दूसरी बात है, मुल्क की सियासी पार्टियों के खुद साख्ता लीडरान ने जो बेड़ा गर्क किया मुल्क का, कायद-ए-आज़म के अजीम पाकिस्तान को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। जिन बदनाम अदारों ने इस कदार में हिस्सा लिया है, इनको अवाम कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल नजर आ रहा है अवाम माफ नहीं कर रही। मिल हुए हैं। ये नवाज शरीफ बच रहा है अपने इत्तेसाब के इत्तेसाल से, बच रहा है कि इसके लाखों अरबों के साल से पैसे खाए हैं। और दूसरा वो आसफ जरदारी कंपनी है, वो भी स्विट्जरलैंड में अरबों के साल से रखे हुए हैं, वो बच रहे हैं, डर रहे हैं। बिल्कुल सही। क्या होगा? इसलिए वो जुवेद हाशमी मेरे साथ पढ़ता है यूनिवर्सिटी में, अच्छा, न्यू कैंपस में। अच्छा। तो मैं बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ जो भी जो जमीयत होता था, जमीयत तो नहीं, इस्लामी जमात इस्लामी डाउट था। अच्छा। लेकिन बात ये असल बात है, कोई भी किसी जमात का कोई भी हो जी, ये इन लोगों ने आइन की पामाली की है अभी तक। इनका नाम इनके देखे जरा, जमहूरियत का सत्यानाश कर दिया है। ठीक। पाकिस्तानी तरीक कभी इनको माफ नहीं करेगी। ठीक है भट्ट साहब। साबिक वज़ीर आज़म को खुली छुट्टी दे रखी है, इस पार्टी का खूब प्रचार कर रहे हैं। जबकि एक अवामी अक्सीती पार्टी के लीडर को ना हक पॉइंट आ गया भट्ट साहब, पॉइंट आ गया। क्यों इस पार्टी के बंदे क्यों कर रखा है? ठीक है सर। बदनामे जमाना पुलिस और रेंजर्स के जरिए जुल्म सितम करवा रहे हैं। चलें, बिल्कुल सही जी। मैं एक और कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी इमरान साहब, फरमाइए सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से फरूक भाई आपको भी सलाम अलैकुम। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। भाई को भी सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह उन्होंने इंटरनेशनल प्ले दी है, जी बताई हैं जो हालात हैं वहाँ के जी, और फलस्तीन और इंडिया के बारे में जी जी जी। आप भी कोई खबर दें। सर मुआलक है वहाँ रोल अदा नहीं कर रहे। सही बात है। आप कोई सियालकोट की खबर दें इमरान साहब, कोई हमें वहां का अता पता दें, पाकिस्तानी अवाम का कोई बताएं, वो क्या चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ के आप हल्के में हैं, उस्मान डार के हल्के में हैं, किस हल्के में आप? या इंडिया तो नहीं बॉर्डर क्रॉस कर गए आप सियालकोट से? इनका फरूक भाई जी बड़े नारे ख्वाजा आसिफ के भी
लगाए हुए हैं। अच्छा, तो 10 साल तक, लेकिन मैं आपको बताऊं अब तंग पड़ गए। इनके दिलों में इंसानियत कोई नहीं है, ये पत्थर दिल के लोग हैं। बिल्कुल ठीक। मैं आपको इनके जुल्म की बताऊं, हाँ, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए आते हैं। सही तो बात। बातें तो बहुत है बताने को, लेकिन अभी दरअसल में आप चले, ये गुस्सा वोट वाले दिन निकालिएगा ना इमरान साहब। जिस दिन आपके हाथ में पर्ची हुई, जो भी आपके ख्याल में जो ज्यादा जालिम है उसके खिलाफ वोट दें, यानी उसको हरवाने में अपना किरदार अदा करें, तो ऐसा सही छटते जाएंगे, उम्मीद है। जी, ये जुल्म करते हैं तो जलील हो रहे हैं, हो रहे हैं, चिट्ठियां पढ़ रही हैं, ठीक है, इनको अब ठीक है, चिट्ठियां पढ़ रही हैं और आगे से और पढ़नी है फरूक भाई, ठीक है, इनको पढ़नी है, क्योंकि इनके दर पर जब जाओ ना किसी को लेकर हाँ, नौकरी के लिए, जी, नौकरी के लिए ये वादे करते हैं, तो जब जाओ ना तो आगे से मैं आपको बताता हूँ कि आगे से ये क्या होता है। अच्छा, आगे से इनके मुलाजम जी होते हैं ना गेट पर खड़े, जी हाँ, वो कहते हैं अंदर नहीं है, इस टाइम आ जाएंगे, इस टाइम आ जाओ। हाँ, हमको 3 दिन जलील किया था, एक गरीब आदमी था, उसके नौकरी के लिए मैं वहां गया, तो तीसरे दिन मुलाजमों ने धक्के देकर निकाल दिया। बाद में मुझे हमको कहते हैं हम पुलिस वाले हैं, अंदर कर देंगे, चले जाओ। यही है, उस दिन से सोच लिया था कि इनको जूतियां अल्लाह की तरफ से बजेंगी और बज रही हैं और बजती रहेंगी। चले इंशाल्लाह। जी जी, और बाकी जो है ना ये मसला खान साहब का कि वो जो है तफसीर है, वो तो पाकिस्तानी ज़ातों ताकतवर वो कभी पेश नहीं होगा, तो बाजवा को भी पेश नहीं किया जाएगा। ये बहुत मुश्किल है ये वाली बात। बिल्कुल सही जी। बोलते हैं ना तो सबसे बड़ा मसला है, हाँ, तो गरीब की रोजी रोटी का सबसे बड़ा मसला होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉलर बहुत से हैं भाई, मैं एक और कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम जी, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आसिफ शेरवानी बात कर रहा हूँ जी, मुल्तान से। जी शेरवानी साहब, मुल्तान से। फरमाइए सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो भाई मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बड़े अरसे के बाद जो है वो कोई हक सच की बात करने वाले भी सामने बैठे हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हुई इस बात की। और दूसरा जो है मैं वो 9/11 के लिए जो है ना अपने 9/11 के लिए कहना चाहूंगा कि हम लोग जो इमरान खान साहब को पहले बिलीव किया या लाइक करते हैं या करते रहे, उसकी वजह भी हमारी आर्मी है। हम अपनी आर्मी को बहुत लाइक करते हैं और हमारा मुल्क जो है वो आर्मी लाइक मुल्क है। ठीक है। जब आपने इमरान खान से कहा कि एहतसाब करें, उसने एहतसाब किया। जब आपने कहा सेहत के लिए कुछ करें, उसने सेहत के लिए कुछ किया। फिर कहा गया कि जी जजों के लिए कुछ करें, हर तरफ इंसाफ होना चाहिए। जब सब कुछ ठीक है, जब सबके लिए इंसाफ है, और जब आर्मी की बारी आई कि भाई अब आप भी एक रेवोल्यूशन में आए, तो आपको बुरा लग गया। अब तक हम सब यही समझ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो गलत है, सामने आना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कम से कम हमें क्लियर करें, कुछ सबूत तो दे कि इमरान खान चोर है या बेईमान है, ताकि हम उसे छोड़ सके। पसंद तो हम आपको ही करते हैं, हम आर्मी को बड़ा लाइक करते हैं, जी बिल्कुल, वाले जी बिल्कुल। तो उसमें जो है हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें क्लियर किया जाए, हम अंधेरे में है। आप हमें कहते हैं नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, फलाना चोर है, ढिमकाना चोर है, और हमने देखा भी कि वो चोर है। तो अब जो आ रही है कि अब आप कह रहे हैं कि वो राइट है, और आप ये भी नहीं कह रहे कि इमरान खान चोर है, कहीं साबित करें ताकि हम उसे छोड़ तो सकें। भाई हम बिल्कुल ठीक, यानी वाजिया तौर पे बिल्कुल सही शेरवानी साहब, करते हैं। ठीक है, ठीक है, बड़ी मेहरबानी भाई, लाइक करते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आया, बिल्कुल सही जी। लाइक डिसलाइक ज़ाहिर है हर किसी का हक है, लेकिन पता तो हो कि अब हम किसी दोबारा चोर को वोट दे दें। आप हेडलाइन उठा के देख लें, 10 साल कैद, इतने लाख पाउंड जुर्माना, और उसके बाद वो बिल्कुल पवित्र। आज शहजाद अकबर के हवाले से नैब जो है या वो अल-कादर ट्रस्ट के हवाले से इतना ज्यादा हम देख रहे हैं कि ये जी अरबों का नुकसान होगा। लेकिन जब मेरा तो एतबार ही उठ गया ना, जब जरदारी साहब या नवाज शरीफ जो है वो हाथ झाड़ के कह रहे हैं कि बिल्कुल बाइज्जत बरी हैं, तो मैं क्या एतबार करूं कि कल कला अल-कादर ट्रस्ट के जो हैं वो भी मुजरम पकड़े जाएंगे। वो भी शायद आज के आज है, जरा उनके ऊपर जरा तगड़ा हाथ है, कल वो भी हाथ झाड़ के वो बेकसूर होंगे। तो एज ए पाकिस्तानी तो आपने उस निजाम से इतबार उठा दिया ना
ایک دن چور ہیں, دوسرے دن آپ گارڈ آف آنر پیش کر رہے ہوتے ہیں. جی موسی بھائی. نہیں دیکھیں, نظام بنا کہاں؟ لیاقت علی خان صاحب کو مارنے کے بعد بننے نہیں دیا. نظام بنا کہاں ہے؟ یہ اس نظام میں فاطمہ جناح کے جو مادر ملت جن کو کہا جاتا ہے, ان پر تشدد کی خبریں آج تک اخباروں کی کٹنگ ملتی ہیں. ان کے اوپر کون کون سی بجلی چوری کا نہ جانے کائے کی ان کی توہین کی گئی. نظام بنا کہاں ہے؟ نظام کہاں بنا؟ پاکستان پر پاکستانیوں کی حکومت آئی کہاں ہے؟ آپ بتا دیں کوئی ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کے بعد جو اسلام آباد میں مشترکہ طور پر متفقہ علیہ یا عوام کی مرضی سے بنا ہو. جب بھی حکومت سازی ہوتی ہے پاکستان سے باہر ہوتی ہے, اور جب پاکستان سے باہر ہوتی ہے تو اس میں بڑی جو طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے مقدر کا فیصلہ کرتی ہیں. تو پاکستان کے اندر جو نظام ہے وہ کوئی نظام ہے ہی نہیں. پاکستان کے اندر آمرانہ ایک نظام ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, اور وہ ڈکٹیٹرز باہر سے لا کر بٹھائے جاتے ہیں جو ڈنڈے کے زور کے اوپر حکومت کرتے ہیں, اور یہ مسلسل چل رہا ہے. اب وہی یہاں پر وردی کے اندر ہو رہا ہے, یہی چیز بہنے ہی جمہوریت کے نام پر ہندوستان میں ہو رہی ہے. کام ایک ہی جیسا ہو رہا ہے, دو طرح. تو نظام آیا کہاں ہمارے کیا؟ میں اس وقت اس حکومت کو حکومت کہہ سکوں گا جب اسلام آباد میں بیٹھ کے بات ہو, جب لوگوں کے ووٹ سے کسی کو لایا جائے, اور ایسے لوگوں کو لایا جائے جن کا ماضی داغدار نہ ہو. ایک پارٹی آپ توڑتے ہیں, اس کو لانڈری کرتے ہیں, اس کی نئی پارٹی کا نام رکھتے ہیں, چار چار لوگ ادھر ادھر سے پکڑ کے ایک نئی پارٹی بناتے ہیں. وہی کرپشن زدہ لوگ, وہی سارے جو چہرے ہیں پرانے, وہی آ جاتے ہیں ایک نئے نعرے اور ایک نئے سلوگن کے ساتھ. یہ تو وہی چل رہا ہے نا, اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. نئی چیز کیا ہے؟ کھیل کھیلا جا رہا ہے. صحیح بات ہے. اور یہ بہرحال کچھ نہ کچھ بہتری لائی جا سکتی. جو عہدے اب فائز عیسیٰ صاحب جب آنے سے پہلے ہمیں امیدیں تھیں کہ یہ خود ایک پاداش جھیل کے آ رہے ہیں یا خود رگڑا کھا کے آ رہے ہیں, شاید یہ آگے آ کے انصاف بھی کریں گے. اور یہ آئین کی پاسداری کے لیے جب یہ چلے گئے قومی اسمبلی میں ایک تقریب میں, اور تو ہمیں لگا کہ شاید یہ آ کے آئین کی سربلندی کے لیے کچھ کریں گے. یہ کاسمیٹکس جو چیزیں ہیں نا, جیسے عمران خان بھی شروع میں آئے کہ ہم نے جی وزیر اعظم ہاؤس کے وہ کٹے بیچ دیے ہیں, مرغیاں لائیں آپ گھروں میں, اس قسم کی چیزیں. فائز عیسیٰ صاحب یہ جو تصویریں لگی ہیں جی چیف جسٹسوں کی, انہوں نے عامروں کو جو ہے وہ تحفظ دیا تھا, ان کی تصویریں کیوں لگی ہیں, میں گاڑیاں جو ہیں وہ واپس کر رہا ہوں, آپ جو ہے وہ اعلیٰ عدالت نہ کہیں, آپ یہ کہیں. یعنی اس قسم کی گھومن چکریوں میں یہ بھی وہی ہمیں وہی فالودہ کھلا رہے ہیں جو ہمیں سیاستدان کھلاتے رہے ہیں. آپ کے پاس اختیار ہے. ابھی پچھلے دنوں عمران خان نے ایک خط لکھا ان کو کہ بھائی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے یا 90 دن کے انتخابات کے لیے آپ جو ہے وہ کردار ادا کریں, لیکن بجائے کہ وہ اس اینگل سے وہ دیکھیں کچھ اگر کچھ آپ نے کوئی ہیلپ کرنی ہے, انہوں نے جواب دے دیا پریس ریلیز میں ان کے سیکرٹری صاحب نے کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے, کس وکیل کا آیا ہے, کس کے ہاتھ کا لکھا ہے. یعنی آپ کو جو کہا جا رہا ہے یا آپ سے جو گزارش کی جا رہی ہے اس طرف آپ دھیان نہیں دیں گے. اس قسم کی جو ہے نا بین السطور کچھ اس قسم کی کمیاں ڈھونڈنے کی تلاش کی جا رہی ہے. یا پچھلے دنوں عطر من اللہ صاحب کا ایک اضافی نوٹ آ گیا جی 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے تو اس میں صدر صاحب بھی ذمہ دار ہیں, اس میں الیکشن کمشنر بھی ہیں. تو بھائی ذمہ دار ہیں تو آپ کو لانا چاہیے نا, ان کو طلب کرنا چاہیے جو ذمہ دار ہیں. اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے پنجاب اور کے پی میں تو ان کو بلائیں. اضافی نوٹ آپ کس چیز کا دے رہے ہیں؟ اس میں کیا مونگ پھلی بیچنی ہے؟ اضافی نوٹ تو وہ ردی میں آ جائیں گے کل پرسوں, تو وہ اس کی فوٹو کاپیاں کر کے کیا اس میں پکوڑے بیچنے ہیں؟ آپ کردار ادا کریں نا. آپ اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ جج ہیں, آپ کے لیے سب لوگ پر امید ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے شاید آ کے ملک کے لیے کچھ بہتر کرنا ہے. آپ اس سے بھی گیا گزرا کام, آپ اپنی جو دماغی آپ کی کچھ پتہ نہیں کیا ہیں ایک جو گانٹھیں لگی ہیں اس کا اظہار کریں کہ یہ تصویر لگی ہوئی ہے. آپ ذاتی چپکلشوں میں لگے ہیں کہ عمران خان نے اگر میرے خلاف ریفرنس بھیجا تھا تو میں نے تو ابھی سے چھوڑنا ہی نہیں ہے, یہ اس کی سننی ہی نہیں ہے. یہ جب تک ذاتیات کا ہوگا نا, عاصم منیر صاحب کی اور ان کے لیے ذاتیات کی ٹکر ہے, یہی ٹکر ہے جی مجھے ڈی جی آئی ایس آئی کیوں ہٹایا تھا. تو ہاں سسٹم نہیں ہے یا خوف خدا بھی نہیں ہے, اور ترس نہیں آ رہا ان کو, ملک کے اوپر ترس نہیں آ رہا ان کو. شاید ظالم سے ظالم بندہ اس کو ترس آ جائے لیکن ان کو ملک کے اوپر ترس نہیں آ رہا.
तर्स क्यों आएगा? जिसको वहां रहना है, जिसको अपने बच्चे वहां पढ़ाने हैं, उनके मुस्तकबिल वहां पर वो देखेगा तो उसको तरस आएगा ना। उसको तो रहना ही नहीं है। सही बात, सही बात। आप किसी मुल्क में विजिट पर गए हो, आप कुछ दिन के लिए गए हो, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो आपको वहां से लेना देना क्या है? आप तो अपना जी बजट देखेंगे, अपना बेनिफिट देखेंगे और आप वहां से बोरिया बिस्तर उठाएंगे और चले जाएंगे। तो ये आते हैं सही बात। पाकिस्तान खाने कमाने, विजिट करने, इनको वहां के मसाइल से सरोकारी नहीं है। आप देखें, जरा सही सा बात। दिल में दर्द होता है, जरा सी प्रॉब्लम होती है, फौरन फ्लाइट पकड़ते हो बाहर। तो हॉस्पिटल बनाएंगे क्यों? इनको वहां रहना ही नहीं है। जो बनाने की कोशिश कर रहा था उसे उठा के जेल में डाल दिया कि तुम बना जी क्यों रहे हो, तुम्हारा जुर्म ये है, तुम्हारा जुर्म। अब उसके ज्यादती मामलात में कि वो फला ये था तो फला से ताल्लुक था तो फला ये, वो माजी आपका कौन सा अच्छा है भाई? आपका कौन सा अच्छा है? मतलब वही आप ना माजी कि पे किसी की बात कर रहे हैं, बात ये देखें आउटपुट क्या है। वो हॉस्पिटल्स बना रहा है, वो लोगों को चाह रहा है पढ़ाना, वो चाह रहा है कुछ पैरों पे पाकिस्तान खड़ा करना, अब तो उठा के उसको जेल में डाल दिया। मतलब अजीब बिल्कुल बात है ना ये। मोहसिन भाई, कुछ भी हो, अगर वो बेशक हो सकता है 100 अस्पताल बना के, फिर भी उसको इजाजत ये नहीं कि उसकी बीवी जो है वो किसी लेन देन में मुलव्वस हो, या वो अपने ही, वो वजीर आजम हमने अवाम ने किसी और को बनाया और वो माशाल्लाह हमारी वजीर आजम कोई और ही मुर्शद बन जाए। तो ये भी हम अवाम इजाजत नहीं देनी चाहिए, और अवाम को ही अख्तियार होना चाहिए कि इसको उतारना है या बिठाना है। तो ये सारा जो एहतसाब का एक जो निजाम है ना, हमारे यहाँ आप देखें, यहाँ टोरी पार्टी के कितने वजीर आजम आए, कितने गए, लेकिन ये नहीं हुआ कि भाई हमारी कोई जमात ही इनकी या टोरी पार्टी उसमें कोई खलल आ गया, एक बंदा हटा, उनका आपस में एक समझ लें कि डिबेट हुई, नया एक चेयरमैन आ गया। यहाँ तो हाँ, नून काफ लाम मीम जी हाँ। पता नहीं क्या क्या उसके साथ लिखा हुआ कि ये यानी हमारी अपनी जागीर है, जागीरें हैं ना, हमारा उनकी ये बच्चा है। अपनी जागीरें हैं। जी हाँ, जी हाँ, अब जी आप हाँ। मुझे बताएं अब पीपल्स ये पार्टी के पिछले अंदर दिनों कितने सीनियर रहनुमा हैं, कितने सर सीनियर बाप रहनुमा हैं? बेटे में ने, हाँ बाप बेटे में सीनियर छोड़े भाई, घर में बाप बेटे में नहीं हो गया कि तू 4 पीपी का चेयरमैन है या 3 पीपी का चेयरमैन है, टिकट तो मैं देने वाला हूं। ये चीजें बाहर आई गई ना, मैं कॉल ले लूं फिर। हाँ। ये यकीनन जो इक़्तिदार की जंग है, ये हमारे यहाँ वो फिर खून सफेद हो जाता है, वो उसमें कोई सरोकार नहीं है किसी को। अस्सलाम वालेकुम जनाब। फारूक नजर भाई, आगा अली मूसवी साहब, बहुत बहुत आपको सलाम, माशाल्लाह, मेहरबानी। बड़ा वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरत और अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आपकी दुआएं, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, आज वैसे तो आप हालात हाजरा पे, पाकिस्तान के हालात हाजरा पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैं आपसे डिस्कस करूं, हो सकता है मेरी नजर से ना गुजरा हो या मैंने प्रोग्राम ना देखा हो। अहले बैत ने जो इस वक्त गजा के अंदर और पैलेस्टाइन के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं, उसको इतना हाईलाइट या उसके ऊपर इतने प्रोग्राम नहीं हुए, कोई हमारी नजरों से नहीं गुजरे या कुछ प्रोग्राम कम हुए, शायद आपके तो उसकी कोई खास वजह है भाई। अभी शायद आपकी नजरों से यही प्रोग्राम जो है इसी का नहीं गुजरा। पहला आधा घंटा हमने इसी पे बात की, जो वहां पे शातें हो रही हैं, जो जंग बंदी के बाद के हालात हैं, तो ये सारा हमने इस पर डिस्कस किया। तो ऐसा ही है कि एक एक जो है वो इवेंट या एक एक जो एक इशू है उसको आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब तो सिर्फ आखिरी 10 मिनट रह गए, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहें, इसी वजह से नंबर लगे होते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर कि कोई बाद में लेट आए, लेट ज्वाइन करे, उसको किसी भी एंगल से बात करना चाहे तो सो बिस्मिल्लाह, आप अपना ये इख्तियार इस्तेमाल कीजिए। बड़ी मेहरबानी जी, मैंने तो बस कोई ऐसी बात, बाकी हालात तो आपके सामने। जज़ाक, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। ज़ाहिर है हम आगे मामलात जो हैं वो जाते हैं, और बाज़ लोग जो बाज़ सामीन नाज़रीन बाद में अगर शामिल होते हैं तो कई स्टोरीज हो सकता है हम किसी वक्त इमरान खान की तारीफ कर रहे हों, वो यही सुन के चले जाएं, तो ये तो भाई तारीफ ही करते रहते हैं। बाज़ लोग टीवी ऑन करें, हम उनकी कोई अखलाकियात पे बात कर रहे हो तो वो कहें वो यार ये तो पीटीआई के खिलाफ ही बात कर रहे होते हैं जब भी आए। तो ये चीजें हैं, बस बाज़ औक़ात कोई चीजें मिस भी हो जाती है नाज़रीन से। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बट जनाब, आखिरी पैगाम ये है, नहीं आखिरी ना, अल्लाह ना करे, आखिरी से मुराद मेरी आज के प्रोग्राम की, ठीक है, कि ये मुल्क में इलेक्शन नहीं करेंगे। हाँ, लग तो यही रहा है। वजारत दाखिला, एक सेक्रेटरी दाखिला गए हैं, सेक्रेटरी खजाना गए हैं जी, कि ये
धांधली का सिलसिला शुरू कर रखा है। ये कुछ सूबे बना रहे हैं मिलकर, कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो खुद साख्ता है आर्मी के साथ। ये भी इस वक्त जो है ना, इस वक्त नई मार्शल लॉ है फरूक भाई, डर नहीं किसी का। मेरा आर्मी में मेरा बाजा है, लेकिन मुझे डर नहीं किसी का। तेरा ना मेरा। ये प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ये फौज जो है ना, जो जनरलों की फौज, जनरल जो है वो चंद लोग हमारे पुलिस वाले, सिपाही वाले अगर हैं तो हमारे हीरे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं फौज में। ये जो है इनको पकड़ के इनको इंतजार करें, इसका धंधा उड़ाएं बस। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असल में इलेक्शन वाकई ये जो शकूक का इजहार किया जा रहा है, तो 70% मुसीब भाई, अगर 60-70% लोग जो हैं वो एक राय रखते हों तो आप कुछ भी कर लें। वो जमाना तो ज़ियाउल साहब का रेफरेंडम वाला तो दौर है ही नहीं कि हमने बचपन में भी हमने वो रेफरेंडम में वोट डाले, तो ऐसा हो नहीं सकता। सोशल मीडिया सर्वे करा लें, सोशल मीडिया सर्वे करा कहाँ सर सोशल मीडिया। अभी नून लीग ने सर्वे करवाया, नून लीग के प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के हैंडल से 84% पीटीआई कामयाब हुई नून लीग के सर्वे में। मैं वही कह रहा हूँ आप, ये इलेक्शन का ढोंग, ये उसके अंदर डिलीट कर दिया उन्होंने। चेंज होने इतनी मेहनत काहे को करेंगे? एक मीडिया से अपना सोशल मीडिया पे सर्वे कराएं, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग जो चाहते हैं वो उसकी जो ख्वाहिश है वो सामने आ जाएगी। अब आप इतने इलेक्शन करेंगे, उसके अंदर नॉमिनेशंस होंगी, कागजात भरे जाएंगे, फीसें भरी जाएंगी, करप्ट टोला उछलेगा, एक तमाशा, एक मेला होगा, कौम का वक्त जाया होगा, 70-80 अरब रुपया लगेगा। जी हाँ, 70-80 अरब तो सरकारी जाया होगा। हाँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लग जाए तो बाहर से पैसा आ जाए, इंडस्ट्री आ जाए, वो आप फालतू के मेले पर लगाएंगे और एंड टाइम पर आपको बैलेट बॉक्स चेंज करने पड़ेंगे। इससे अच्छा कौम का पैसा, वक्त सब बचाएं, सोशल मीडिया सर्वे कराएं, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे खड़े, आपके साथ कितनी फॉलोइंग है, कितने लोग हैं। बल्कि मुसीब भाई, इन्होंने सर्वे जो है, सर्वेज या ये जो एक नब्ज है ना, ये इनके पास होती है, लोगों की जो इनका एक होता है ना एक सिलसिला, ये इनके पास है। इन्होंने सर्वेज और ये जो थोड़ा सा आगे टाल मटोला, 45 अरब डॉलर की बात की जा रही है। काकड़ साहब और हमारे चीफ साहब गए थे पिछले दिनों यूएई में, तो वहां पर कहा जी एमओयूज पे साइन हो गए, 45 अरब डॉलर जो है वो आ रहे हैं। तो शायद कौम को ये फक्की भी दी जाए कि नहीं जी, खजाना हम अभी कोशिश कर रहे हैं तो अभी मुतहम्मल नहीं हो सकते, धुंध है, वजारत दाखिला दोबारा। देखिए, पंजाब और केपी में इलेक्शन के मौके पे अगर वजारत दाखिला कह सकती कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, या ये जो वजारत खजाना कह सके पैसे नहीं है, दाखिला कह दे हमारे पास बंदे नहीं हैं, तो वो फरवरी में भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, वो फरवरी में भी कह दें कि भाई इतना लाख जो है ये फलां जगह जो है वो दहशतगर्दी के वाकयात हुए, वहां पे हमारी फोर्सेज जो हैं वो जुटी हुई हैं, तो आपकी इलेक्शन ड्यूटी नहीं दे सकते। तो क्या बिगाड़ सकते हैं भाई फायज ईसा समेत, जिन्होंने कहा कि कोई नहीं जी, पत्थर पे लकीर है, तो ये पत्थर भी वही रह जाएगा, लकीर भी वहीं पड़ी रहेगी। 8 फरवरी से मामला हो सकता है आगे चला जाए, अगर यही तनासब रहा 70% 80% पॉपुलैरिटी का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बात सारी यही है कि ये मतलब फिर वहीं पे बात घूम के वहीं आ जाएगी कि मतमक नजर क्या चीज है, कौन लोग बरसर इख्तिदार है, ताकत किसके पास है, वो किस तरफ मुल्क को लेके जाना चाहते हैं। लगता तो यही है फारूक भाई कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इस सिचुएशन से निकल ना सके, खत्म भी ना हो सके और इससे निकल भी ना सके, ताकि भीख मांगने का सिलसिला भी चले और लोग बिलबिलाते भी रहें और जो है वो इसी तरह से मामला रहे, ना ये पैरों पे खड़े हों। ताकि इनकी देखिए बहुत सारी चीजें अगर डिजिटल कर देंगे, डिजिटाइज कर देंगे तो खाते बंद हो जाएंगे। वो चाहते हैं कि वो पुराना सिस्टम रहे ताकि उसमें गुर्द होती रहे, वहां से इनकी दुकान चलती रहे। दूसरा, बिल्कुल मुल्क को खत्म भी ना होने, तो जब देखते हैं कि बिल्कुल डमडमा रहा है तो उसको थोड़ी सी ट्रिप लगा देते हैं, पैसा आ जाता है। अच्छा, उसमें बैरूनी जो बड़े ममालिक हैं उनके कुछ मफादात है, क्योंकि आपकी जो लोकेशन है वो इस टाइप की है कि आपको जो है वो बाकी रखना है, तो वहां से कुछ ना कुछ इनको थोड़ा बहुत ट्रिप मिल जाती है, तो फिर आके मरीज आगे खोल देता है। ये इस तरह से रखा है इसको। जरदारी साहब ने ना पिछले दिनों एक इंटरव्यू में एक पूरा माइंडसेट दे दिया, अपना तो माइंडसेट दिया ही दिया,
لیکن جو اقتدار میں ہوتے ہیں نا, ان کا مائنڈ سیٹ زرداری صاحب نے دیا کہ ایک حکیم تھا, ان کے پاس ایک کسائی آتا تھا جس کے آنکھ کے اندر تھوڑی سی ہڈی پھنسی ہوئی تھی, تو وہ حکیم صاحب کا کاروبار چلا ہوا تھا, وہ مرم پٹی کے پیسے لیتا تھا اور ماشاءاللہ اس کے گھر کا گزارا ہو رہا تھا اچھا خاصا, اور کئی مہینوں سے وہ آتا پٹی دے کے اس کو فارغ کر دیتا. حکیم صاحب کا بیٹا پڑھا لکھا, وہ ڈاکٹر بن کے آیا, تو اس نے حکیم صاحب وہ کسائی کو دیکھا اور جا کے اس کی پٹی کرنے کے بجائے اس کی ہڈی نکال دی آپریشن کر کے. تو حکیم رونے لگا کہ تو کس کمبخت کے مارے تو نے سارا اپنا کاروبار کا بیڑا گرک کر دیا ہے, اب کل کلاں تو روٹی کیسے کھائے گا اگر ہڈی تو نے اس مریض کی نکال دی. یعنی عوام کا انہوں نے اگر دکھ درد دور کر دیا تو پھر یہ روٹی کہاں سے کھائیں گے بھائی, ان کے جو ہیں وہ خانچے کہاں سے چلیں گے. یہ سڑکیں جو اب یہ بناتے ہیں اتنے موٹر ویز, میں نے یہ بنایا وہ بنایا, تو اس کی آدھے پیسے تو ہے ان کی جیبوں میں آ جاتے ہیں. تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ مریض, یہ جو عوام ہے یہ اسی میں لگی رہے, اسی میں جستجو میں لگی رہے, اور ہمارا جو دال دلیا ہے, ہماری دکانیں اسی طرح چلتی رہے. تو پورا مائنڈ سیٹ زرداری صاحب نے دے دیا, خود کا بھی اور سارا جو ایک ہمارا جو اشرافی ہے اس کا بھی. نہیں, وہ اس کو چینج کرنا نہیں چاہتے نا. آپ دیکھیں نا کہ اس کو اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری جو ایک اسٹریٹجیکل ڈیپتھ جو کہلائی جاتی ہے کہ بھئی یہ چیز چینج ہوگی, وہ بعض ملکوں کی ہوتی ہے کہ ملک کا مفاد کیا ہے. ہمارے کیا جو ہماری جو بالکل ایک ریاست کی جو سرخ لکیر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو نہ ختم ہونے دینا ہے, نہ اس کو ترقی دینی ہے خود سے. اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو, صرف جو ایک ون مین شو ہو, اور وہاں سے یہ چلتا رہے, اور ہم پوری دنیا سے اس کے اوپر پیسہ بھی لیتے رہے اور اپنے اکاؤنٹس بھرتے رہے. تو یہ بالکل یہ لائن تو کبھی چینج ہی نہیں ہوئی ہے 70 سالوں سے. یہ چینج نہیں ہوئی ہے لائن. صحیح بات ہے. ہاں, وزیر خارجہ چلیں اللہ کرے ہماری پالیسی میں تبدیلی ہو جائے گی. یہ چینج نہیں ہوگا. جی ہاں, نئے نئے خطاب سنیں گے, نئے نئے وعدے, لیکن چلیں ہم اپنی آواز بلند کریں گے. ہمارے پاس الحمدللہ پلیٹ فارم ہے, ناظرین اپنی بات کرتے ہیں چینل پہ آ کے. تو ناظرین یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا, لیکن آج کا پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے. ہمارے